अब ठीक है। टीवी पे तस्वीर नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ। ठीक, हेलो एवरीवन। और ये मेंस का साइंस एंड टेक का जो नेक्स्ट क्लास है उसका पार्ट है। पिछला वाला मैंने पीडीएफ डाल दिया ग्रुप में, तो उसमें जो है आपका डिजास्टर में 2 डिजास्टर छूटा था। एक आपका मतलब अर्थक्वेक थोड़ा डिस्कस करना था, और आपका थंडर स्टॉर्म जो कि बिहार गवर्नमेंट ने उसके लिए एक इंद्रवज्र करके ऐप बनाया था वो है। और तीसरा है आपका एक मेघदूत ऐप है, वो आपका आईएमडी और भी कई 3 एजेंसियां हैं उनके थ्रू मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से वो बना है, ताकि किसानों को एग्रीकल्चर वगैरह में लाभ मिल सके। तो वो सब आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, लास्ट के आई थिंक 4-5 स्लाइड होगा उसमें, वो देख लीजिएगा। आज हम चालू कर रहे हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, तो आप कई जगह पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में। तो व्हाट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? डिसरप्टिव को हिंदी में बोलते हैं विघटनकारी टेक्नोलॉजी, विघटनकारी प्रौद्योगिकी। ठीक, विघटनकारी नाम से तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी नेगेटिव है, इसका नेगेटिव कॉनोटेशन है कि इससे काफ़ी कुछ बुरा होता होगा, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है। नेगेटिव मतलब मत लीजिएगा, इसका मतलब बस ये होता है कि जो एक पैटर्न चला आ रहा है काफ़ी सालों से, एक सिस्टम जो चला आ रहा है, उसको ये कहीं ना कहीं डिसरप्ट करता है, रोकता है, एक बाधक की तरह काम करता है, और उसके बदले कुछ नया काम करता है। मतलब कुछ नया रास्ता ढूंढ लेता है, नया इनोवेशन या इन्वेंशन कुछ ऐसा होता है। तो आप पाओगे ह्यूमन सिविलाइजेशन में शुरुआत से ही कुछ न कुछ डिसरप्शन आया है। जैसे आप पहला डिसरप्शन मान सकते हो कि आप व्हील है, व्हील का इन्वेंशन मान सकते हो कि पहले इंसान उसकी लाइफ अलग थी, होमोसेपियंस जब था, या जब उसके बाद से धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चालू हुआ है। हमारी लाइफ स्टाइल सबकी जानवरों की अलग थी, जानवर टाइप में जीवन जीते थे। बाद में क्या हुआ कि आपने व्हील का आविष्कार किया, तो पता चला कि यहाँ आप सामान आप अपने हाथ से अपने ऊपर ढोने के बजाय आप उसका कुछ और यूज़ कर सकते हो, गाड़ी में लगा सकते हो। करते 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 आज की डेट में देखिए कहाँ आ चुका है। तो वो उस टाइम का जो एक ट्रेडिशनल वे था कि सामान ढोने के लिए हमें शरीर पे कैरी करना है, उसमें एक नई चीज़ आया कि हम ज़्यादा सामान गाड़ी पे ले जा सकते हैं, एक बैलगाड़ी पे ले जा सकते हैं, या कोई भी जिसमें चक्का लगा हो। तो वो पहिए के आविष्कार ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। इट वॉज ए डिसरप्शन इन द प्रीवियस पैटर्न। जो पुराना पैटर्न था उसमें एक डिसरप्शन की तरह काम किया। लेटेस्ट बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया। आज के पहले कम्युनिकेशन क्या था कि आज के मान के चलिए 200-300 साल पहले कम्युनिकेशन क्या था कि लोग एक दूसरे से वर्बली बात करते थे, फेस टू फेस बात करते थे, या फिर पत्र लिख वगैरह की बात होती थी। ऐसे कम्युनिकेशन नहीं था कि वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ अगला बंदा सुन पाए। फिर आते हैं ग्राहम बेल, जो कि आपका फ़ोन लाते हैं, आविष्कार करते हैं, और वहाँ से होते 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 आप देखिए लैंडलाइन तक आता है कि आपके घरों में फ़ोन थे। फिर उसके बाद से ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें आपका कम्युनिकेशन को चेंज किया। इसने कम्युनिकेशन को क्या है, पहले जो आप 1 to 1 करते थे वो अभी भी हो रहा है, लेकिन आप कहीं दूर रह के कर सकते हो। जिसमें फिजिकली प्रेजेंट होना था, फिजिकली आपको प्रेजेंट नहीं होना है, कहीं दूर रह के कर सकते थे। बस इसमें एक लिमिटेशन क्या थी कि जो फ़ोन था वो अपनी उसकी एक दायरा था कि इससे ज़्यादा दूर, मतलब 1 मीटर 2 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। फिर धीरे से एक लैंडलेस कार्डलेस फ़ोन आता था। कार्डलेस फ़ोन में ये होता था कि वो घर के अंदर ही चलेगा, बस उसमें वायर नहीं होगा। और उसका नेक्स्ट फॉर्म आता है मोबाइल। मोबाइल ने क्या कर दिया कि अब फोन को घर से निकाल के बाहर कर दिया। मोबाइल मतलब जो चल सके। तो इट वाज ए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब कि था कम्युनिकेशन में ही पहले फोन आया और फिर एकाएक ये आ गया। ठीक, जो भी समय लगा हो, 40-50 साल जो भी लगा हो, बट एकाएक फोन लैंडलाइन के बाद से जो वायर वाला फोन था उसकी जगह पे एक आपका मोबाइल आया, जो कि आप शहर में, गाड़ी में, दूर दराज कहीं लेके जा सकते हो। तो इट वाज ए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, जब तक हम पहले फोन पर बात करते थे, एक माध्यम मिला मोबाइल का, अब मोबाइल को ही स्मार्ट बना दिया गया। अब मोबाइल से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उस पर कुछ देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। अब मोबाइल सिर्फ है वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं रह गया है, और लर्निंग का भी एक माध्यम बन गया। वो कैसे हुआ? स्मार्टफोन। अगेन कम्युनिकेशन में स्मार्टफोन इज अ न्यू डिसरप्टर। ठीक, तो ऐसे ही जो भी टेक्नोलॉजी जो कुछ नया करती है, नए तरीके से आती है, इन्वॉल्व होती है और सिस्टम को बदलने की क्षमता रखती है, वो हो गई आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, इसका एक डिफिनेशन देख लीजिएगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आर द इनोवेशन और द एडवांसमेंट दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर द वे वी लिव, वर्क एंड कंडक्ट द बिजनेस। ठीक,
मतलब कि हम जो रहते हैं या बिजनेस कैसे कंडक्ट करते हैं उसको ये सिग्निफिकेंटली बहुत ही मतलब जोरदार तरीके से चेंज कर देता है। और ख़ास बात होता है इसमें नवाचार या नया डेवलपमेंट होता है, नया एडवांसमेंट या नया इनोवेशन होता है। लाइक आपका स्मार्टफोन नया इनोवेशन है, इंटरनेट नया इनोवेशन, इवन कंप्यूटर। पहले क्या था, आप टाइपराइटर पे काम करते थे या आप कैलकुलेट करते थे, मैनुअली कैलकुलेट करते थे। इवन टाइपराइटर अपने आप में खुद एक डिसरप्टर है। उसके पहले लोग हाथों से लिखते थे, उसमें काफ़ी कुछ एरर वगैरह होता था, उतना परफेक्शन नहीं था। बाद में क्या हुआ, टाइपराइटर आया, उसने काम को ईजी कर दिया। कोई भी लिखे सबके हिसाब से सेम तरीके का आएगा, हर बंदा परफेक्टली लिख सकता है थ्रू टाइपराइटर। उससे भी ज़्यादा आसान काम क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया। गणना करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए पहले अलग अलग माध्यम थे, अब कंप्यूटर आ गया आपका। कंप्यूटर ने उस काम को और ईजी कर दिया। साथ में उस कंप्यूटर के बाद में क्या आता है, इंटरनेट। इंटरनेट ने क्या कर दिया, बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया। इंटरनेट सब में एक नेट बना दिया, मतलब एक जाल की तरह कि सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, कहीं डाटाबेस से, कहीं सर्वर से, कहीं और से, हर जगह से होता है। और उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। कहीं पे इंफॉर्मेशन आप कहीं से पा रहे हो, कहीं पहुंचा रहे हो, कहीं सेंड कर रहे हो, कहीं से रिसीव कर रहे हो, तो इंफॉर्मेशन को उसने ईजी एक्सेस दे दिया। उसी के माध्यम से कम्युनिकेशन भी आगे बढ़ गया। तो इंटरनेट इज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। ठीक ठीक। फिर उसके बाद से आप देखिए, ये आपका डिसरप्टिव वो चल रहा है। एक स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा, चल जाए। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जानते हो आप? डिसरप्टिव विघटनकारी प्रौद्योगिकी, कभी नाम सुना आपने? ठीक है, डिसरप्टिव देखिए बता दे रहा हूँ, ये इसका स्लाइड का फर्स्ट है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, विघटनकारी। विघटनकारी मतलब नेगेटिव आपको कॉनोटेशन है, बट ये नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। ठीक, सबसे खास बात यही है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेंस में, इस वर्ड्स में आएंगे और बहुत लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर जाएंगे। बहुत लोग सोचेंगे कि इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, जबकि क्या है, डिसरप्टिव मतलब होता है जो पहले से एक सिस्टम चला आ रहा है उसमें एक नया कुछ करना, उसमें बाधा डालना, फिर नया कुछ करना। जैसे कि बता रहे हैं कि आपका फोन का सिस्टम हो गया, पहले कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग देख, अभी तो कोई है नहीं वैसे, लेकिन जो लोग भी बाद में देखेंगे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, 5 मिनट का। ठीक, होता क्या है कि आप मान लीजिए कम्युनिकेशन क्या था, पहले 1 to 1 कम्युनिकेशन था। ठीक, बाद में उसमें क्या आया, टेलीफोन आ गया, ग्राहम बेल ने लाया उसको कि फोन का माध्यम आ गया। आप दूर बैठ के, अब फिजिकली आपको अपीयर नहीं होना, दूर बैठ के आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर उसके बाद से वहां से आगे बढ़े तो होते होते आपके घर में लैंडलाइन आ गया, फिर वहां से होते होते कार्डलेस आ गया। तो ये अभी सिर्फ फोन है। इसमें क्या है कि आप एक जगह पे हो, दूसरा बंदा दूसरी जगह पे हो, बस ये है थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ कि पहले आप फोन वायर वाला था, बिना वायर के हो गया। लेकिन ये पहला डिसरप्शन था ह्यूमन कम्युनिकेशन में। ह्यूमन कम्युनिकेशन जो पहले ट्रेडिशनल वे था कि हम वर्बली खड़ा होकर सामने बात करते थे, उसमें एक डिसरप्शन आया, एक बाधा आई, लेकिन एक नया चीज पैदा हुआ, एक नया इनोवेशन के थ्रू बाधा आई। अब कोई जरूरी नहीं कि 2 बंदे एक साथ खड़े हों बात करने के लिए। इसमें फिर एक नया चेंज क्या आया, जब मोबाइल फोन आया। मोबाइल मतलब होता है जो मूवेबल हो। इसने क्या कर दिया, आप घर से बाहर भी अपना फोन लेके कनेक्शन रख सकते हो। इसने क्या कर दिया, आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ ये भी फ्रीडम दिया कि आप बाहर में कहीं घूम सकते हो, कहीं जा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इट वाज ए न्यू डिसरप्टर इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ठीक, फिर उसके बाद से आपका फिर आता है स्मार्टफोन। ये नया डिसरप्टर था। क्यों? क्योंकि पहले हम फोन पर सिर्फ बात कर सकते थे, अब हम फोन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। उसका जो नेचर था उसको बदल दिया, उसका जो पर्पस था उसको बदल दिया इसने, स्मार्टफोन ने। तो ये आप टेलीकम्युनिकेशन में 3 स्टेप देख सकते हो, 3 तरीके का आ गया। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख लो, पहले चीजें आपके पुराने जमाने में कहाँ होती थी, वो जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम वगैरह होते थे, ठीक, वहां होती थी। ग्लैडिएटर वगैरह आपने देखा हो, ग्लैडिएटर वगैरह कुछ देखा है सीन, तो उसमें पहले ऑडिटोरियम वगैरह में होता था, बड़े बड़े थे। बाद में होते होते क्या सिनेमा का आया। सिनेमा वाज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर कि अब आपको फिजिकली जाके नहीं देखना है, अब आप पर्दे पर चीज देख सकते हो। नया चेंज आया उसने, इट वाज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। इसीलिए देखिए बहुत सारे जो थिएटर वगैरह कम होगा, जो पुराने जमाने में यही माध्यम था, आज की डेट में है लेकिन लिमिटेड, लोग बहुत कम यूज करते हैं। शहर में कितने लोग जाते हैं नौटंकी नाटक देखने, बहुत कम जाते हैं। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, वो चली रहा था, सब कुछ चलते रहा था। फिर आज की डेट में आ गया है आपका न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म। इसने क्या कर दिया, जो सिनेमा हॉल की जरूरत थी उसको खत्म कर दिया या कम कर दिया। आज की डेट में आपने जब भी मन करे, रात को 12 बजे आपको जो मूवी देखना है देख सकते हैं। इंडिया की मूवी, बाहर की मूवी, सीजन, सीरियल, आप मतलब टीवी, सेटेलाइट या उस पर डिपेंडेंट नहीं रह गए हैं।
आप किसी पे जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जैसे कि आपको सैटेलाइट टीवी हो गया कि जो दिखाएगा वही देखना है आपको ऐड दिखाएगा वही देखना है आपको, या सिनेमा हॉल था जब फिल्म लगेगी तभी जाएंगे देखने। तो इट्स ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो OTT प्लेटफॉर्म है, इट्स ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर इन द इंटरनेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। समझ रहे हो आप? जेनेटिक्स में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, पहले इंसान का डेवलपमेंट बायोलॉजिकली मतलब नेचुरली हो रहा था, जैसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि वो DNA को ट्विस्ट कर सकता है, जीन में मॉडिफिकेशन कर सकता है। इट मीन्स कि क्या है कि कहीं ना कहीं वो अफेक्ट डाल रहा है कि एक नया डिसरप्शन आया है कि जीन के थ्रू हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, नए तरीके के प्लांट बना सकते हैं, 3 पेरेंट बेबी बना सकते हैं, और भी कई चीज मॉडर्न डिजाइनर बेबी बना सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो वो क्या है, ये एक डिसरप्शन है जो पहले से अभी तक चीजें चली आ रही हैं। तो डिसरप्शन मीन्स कहीं नहीं होता है कि सिर्फ आपका नुकसान वाला काम हो, ये बस एक नाम दिया। हाँ, मतलब एक जो फ्लो चल रहा है उसमें एक बाधा का काम करना, लेकिन पता चला वो बाधा कुछ और अच्छा काम कर रही हो। तो डिसरप्टर का मतलब, चूंकि हिंदी में विघटनकारी हो जाता है, इंग्लिश में डिसरप्टर का मतलब बस ये कोई एक पैटर्न हो उसमें जाके आप उंगली कर दे रहे हो, मतलब आप उसमें थोड़ा बहुत हाथ डाल दे रहे हो, बाधा मतलब वही बाधा समझ लो, बाधा ही डाल रहे हो। इसीलिए जैसे आपके सिलिकॉन वैली में जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने आप को डिसरप्टर बोलते हैं, वी आर द डिसरप्टर, कि हम चूंकि नया चीज चेंज करने जा रहे हैं, सोसाइटी में कुछ नया कर रहे हैं। आपका इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, आपका कम्युनिकेशन के नए नए साधन हो गए, ये सब क्या है, नए तरीके के डिसरप्टर हैं, इन्होंने चीजों को बदल दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इवन ऐसे आ सकता है इस टॉपिक पर। इस टॉपिक में मुझे लगा कि मैंने कई लोगों से पूछा, अच्छे लोगों से पूछा, सिलेक्टेड लोग हैं, ये वर्ड लोगों को नहीं समझ में आता है, डिसरप्टर टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव मतलब वो सीधे समझते हैं भाई नेगेटिव, ठीक, क्यों, क्योंकि हाँ, तो सब मैक्सिमम लोग यही करते हैं, ठीक। ये क्या है, इसका डेफिनेशन आप 2 लाइन का देख लीजिएगा। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आर द इनोवेशन और द एडवांसमेंट दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर द वे वी लिव, वर्क एंड कंडक्ट द बिजनेस। जैसे हम रहते हैं और काम करते हैं और बिजनेस अपना करते हैं, इन सब चीजों को वो अल्टर कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, नवाचार और प्रगति, मतलब कि नया, प्रगति ने एक्चुअली एडवांसमेंट है, प्रगति प्रोग्रेस होता है, वो प्रगति आया है, लेकिन एडवांसमेंट और इनोवेशन ये इसका खास होता है। जैसे कि नया फोन आया तो वो उसमें नया इनोवेशन था ना कि वो मोबाइल हो सकता है, ठीक, और वहीं पे स्मार्टफोन आया, उसमें इन्वेंशन था कि स्क्रीन होगा, उसमें सब कुछ देख सकते हो। और आप उसका विकास देखो, छोटा स्क्रीन पहले आता था नोकिया का, वहाँ से होते होते बड़ा हुआ, फिर उसके बाद से धीरे धीरे वो पेन से टच होता था, फिर वहाँ से आज के डेट में फिंगर टच आ गया। तो चीज़ें बहुत बदली हैं, पिछले 15-20 साल के अंदर पूरा चेंज हो गया। तो ठीक, आज की डेट में पूरा स्मार्टफोन एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, वो अपने आप में एक कंप्यूटर हो चुका है, ठीक। दे डिसरप्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट, जो अभी का मार्केट है उसको डिसरप्ट करते हैं, क्रिएट न्यू वंस, और नया बनाते हैं, इवन डिस्प्लेस कर देते हैं। जो जैसे कि मान लीजिए अभी करेंसी चल रही है, अभी तक की करेंसी हम फिएट करेंसी लेके चलते थे जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज हो। कल को लेट सपोज बिटकॉइन पूरा फैल गया, पूरी दुनिया में सबको यूज करने लगा, तो रिप्लेस कर दिया, ठीक। और कुछ न कुछ तरीके से रिप्लेस कुछ न कुछ होगा। आपका कुछ टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में नए आइडियाज आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने आ गया है, इसने जॉब के लिए ह्यूमन को रिप्लेस करना चालू कर दिया है कहीं ना कहीं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी को या तो रिप्लेस करेगी या फिर कुछ इंप्रूव करेगी, ठीक। सबसे खास बात है, इनका निश छोटा होता है। निश मतलब आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, निश वो क्षेत्र होता है जिसमें कोई जानवर रहता है, उसमें रिप्रोड्यूस करता है, अपने जीवन को जीता है, वो एक निश होता है। उसके बाहर जा सकता है बट एटलीस्ट उतना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक। तो ये एक छोटी जगह से चालू करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, फेसबुक हो या जो भी हो। फेसबुक कॉलेज में खुला था हार्वर्ड में, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में, वहाँ हाँ उसमें है। तो वहाँ से चालू होता है सिंपल फ्रेंड्स को लेके, और फिर होते होते आज के डेट में पूरा वर्ल्ड लेवल पर कम्युनिकेशन हो रहा है। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, छोटे लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाया होगा, फोटो डाल के अपना डालो ग्रुप में, और होते होते आज की डेट में कितना बड़ा हो गया। तो ये चालू बहुत छोटे निश्चय होता है, लेकिन बाद में जब ये एक्सपेंड होता है तो बहुत खतरनाक एक्सपेंड होता है, ठीक। इंस्टा को फेसबुक ने खरीद लिया है। इंस्टा एक्चुअली फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने क्रिएट किया था, वो भी उसने नहीं किया था। एक्चुअली 2 जुड़वा भाई थे हार्वर्ड के, उन्होंने पहले वो आइडिया लाया था, जुकरबर्ग ने उनको सपोर्ट किया था, मतलब उसके लिए काम किया था एक्चुअली में। बाद में जुकरबर्ग को उसका पोटेंशियल दिखा, वो दूरदर्शी था, उसने उसको आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद से उसने अपने ऊपर पेटेंट लेके कंपनी डाल दी अपने हिसाब से। बाद में उन भाइयों ने केस भी किया था, तो केस होता है और कुछ मिलियन वगैरह दे के मामला निपटा दिया जाता है। और आज के डेट में मेटा जो है $1 ट्रिलियन कंपनी है, मेटा जो है। तो मेटा का फाउंडिंग कंपनी जो थी अपनी फेसबुक थी, बाद में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, ये भी, फिर बाद में इंस्टा को भी खरीद लिया इसने। होता क्या है, फेसबुक को पता था ना कि मेरी वायबिलिटी कम हो जाएगी। होता क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी, जब मैं बताया ना कि एक डिसरप्टर चल रहा है,
वो जब एक डिसरप्टर आ जाएगा, कल को क्या हो जाएगा, वो एक ट्रेंड बन जाएगा। जो आज का डिसरप्टर है वो कल का ट्रेंड बन जाएगा, और फिर कल दूसरा उस फ्लो को तोड़ेगा, नया डिसरप्टर आएगा। जैसे कि आपका पहले कम्युनिकेशन में ग्राहम बेल आया टेलीफोन लेके, वो पहला डिसरप्टर थे। फिर उसके से क्या हुआ कि कुछ दिन बाद आपका लैंडलाइन फोन आया, या फिर आपका मोबाइल फोन आया, उसने वो ट्रेडिशनल जो फोन सिस्टम था उसमें डिसरप्ट किया। फिर उसके बाद से स्मार्टफोन आया, उसको भी डिसरप्ट किया। तो जो जैसे वही ने बोला था अपने, किसने बोला था वो, कि जो आज के नरमपंथी हैं वो कल के गरम दल बन जाएंगे। हिस्ट्री में है ना, एक स्टेटमेंट है, गोखले ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने शायद कहा था कि जो आज के नरम दल है, ठीक है, ऐसा ही स्टेटमेंट है कि आज के जो नरम दल हैं, जो आज नरम है कल को, जो आज गरम है कल के नरम कहलाएंगे। ठीक, जो आज मॉडरेट हैं, हाँ, तो ऐसे ही उन्होंने बोला था कि जो आज का डिसरप्टर है वो कल के लिए एक फ्लो बन जाएगा, उसमें नया डिसरप्टर आ जाएगा। बस ऐसे समझिएगा। ये सिंपल आप एक इंट्रो दे सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाइए। ये टर्म जो है ये क्लिंटन क्रिस्टियन ने, क्लिंटन क्रिस्टियन इनका नाम है, ये हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द इनोवेटर डायलेमा। ठीक, इनोवेटर का डायलेमा मतलब क्या होते हैं, दुविधा। ठीक, ये बुक लिखी थी इन्होंने, उसी में ये वर्ड उन्होंने क्वाइन किया था, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, तो जैसे कि आपका ब्रिक्स हुआ, ब्रिक्स भी किसी ने क्वाइन किया था, किसने, हाँ, जेम्स ओ नाइल, वो आई थिंक ब्रिटिश वो थे, ब्रिटिश था वो बंदा, वो कोई ऑक्सफर्म या कोई वैसे फर्म याद नहीं पड़ रहा, कोई फर्म में वो इकोनॉमिस्ट था। हाँ, तो उन्होंने बस ब्रिक कोट किया था, एस नहीं था उसमें, एस बाद में जुड़ा है। तो उन्होंने ये बोला था कि 2050 तक ये 4 कंट्री जो है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये जो है वर्ल्ड की, चूंकि इनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इनके पास अच्छा खासा एरिया भी है, पोटेंशियल भी है, और अगर ये चारों मतलब कि वर्ल्ड की फ्यूचर की पावर बनेंगी, इकोनॉमिक पावर या जो भी सोचे, उनका ये प्रेडिक्शन था। उसी के बाद पे उसके प्रेडिक्शन सोच लो, उस बंदे ने बोला, ये चारों कंट्री को लगा हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। ठीक, ये चारों कंट्री उसके बाद साथ में आती हैं, उसके बोलने के बाद में आती हैं। तो उसने बस क्वाइन किया था टर्म, और उसके बाद से ये सब चारों साथ में आती है। बाद में साउथ अफ्रीका बोला भाई हमको भी ले लो, तो वो भी आ गया। ठीक, तो ब्रिक्स बना है। तो वैसे इन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया था, ऐसा नहीं था कि तब तक डिसरप्टर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बस उसको उन्होंने लिखा कि ये डिसरप्टर टेक्नोलॉजी होती है जो पहले के एक ट्रेंड में डिसरप्शन डाल, नामकरण किया। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कैन बी आइदर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और न्यू प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, या तो न्यू प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, न्यू प्रोसेस होगा या आपका टेक्नोलॉजी होगा। दैट सिग्निफिकेंटली द अल्टर द वे थिंक आर डन। इट ऑफ्टन स्टार्ट स्मॉल सर्विंग नीश, अभी बताएं, छोटा मार्केट में चालू होता है और लोअर एंड कस्टमर, बट देन ग्रेजुअली इंप्रूव एंड एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज टू डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मेन स्ट्रीम मार्केट। बाद में ये एक्सपेंड होते हैं। ठीक, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ये है यूटिलाइजेशन, आज के दिन फोन क्या कर रहा है हमारे साथ, कि लोग अपनी लाइफ में लगे पड़े हैं, आपका माइंड सक कर रहा है, लोगों का एथिक्स मोरलिटी जा चुकी है, जो बचा सकते हैं वो फोटो बना रहे हैं, और ये लाइफ कहीं और जा रही है। ठीक, आगे आते हैं, कंप्यूटर का देख लीजिए। कंप्यूटर आया, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब कुछ। कंप्यूटर आया, इसने लाइफ को काफ़ी डिसरप्ट किया, मतलब जो पहले का गणना करने की क्षमता थी उसको काफ़ी बढ़ा दिया, कंप्यूटिंग पावर को जो बढ़ा दिया इसने, काम को इजी कर दिया, टाइपिंग इजी कर दिया, आपको एक्सेल सीट वगैरह बनाना हो, ये सब चीज़ें जो है, और ये हर चीज़ में आता है। उसने बोला ना, या तो कोई नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, या नया सॉफ्टवेयर आ गया मार्केट में, नया सर्विस आ गया मार्केट में। ठीक, ये सारी चीज़ें डिसरप्शन है, मतलब कोई जो पुराने पैटर्न को रोक रहा हो। जैसे विल स्मिथ का था ना, वो नहीं, एडम स्मिथ का था, सॉरी, विल स्मिथ एक्टर है। एडम स्मिथ का था जो उन्होंने दिया था, इकोनॉमी पे दिया था, वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने लिखा था ना, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि हर जगह से अब हमें वो करना है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना है, हमें इंडिविजुअली अपना सिर्फ धंधा नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा प्रोड्यूस हम खुद ही पैदा कर रहे हैं, अगर दूसरा पैदा कर रहा है तो उससे हम बिजनेस को बढ़ाएं। इंटरनेशनल बिजनेस को उस बंदे ने नया रूप दिया था। तो इकोनॉमी में ही वॉज अ काइंड ऑफ न्यू डिसरप्टर, जो पहले से पैटर्न चला आ रहा था उसको उन्होंने कुछ नया किया। अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप इकोनॉमिक डायमेंशन में लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर में लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी में लिख सकते हो। एटम ने क्या किया, एटमिक जो आया वो एनर्जी सेक्टर में उसने किया, या फिर डिफेंस में किया। ठीक, अगर आपको मान लीजिए ऐसे ही लिखना हो इस टॉपिक पे, तो आप ये सारी चीज़ों को डाल सकते हो उसमें। ठीक, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट इज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। पहले लोग अपने अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रखते थे, अब सबसे कनेक्ट हो चुके हैं, हर जगह पे लोगों को पता चल रहा है। ठीक, आगे है सोशल मीडिया। अब देखिए ये सारे जो हैं जितने सोशल मीडिया ने, इन्होंने क्या कर दिया, लोगों का कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, इन सबको चेंज कर दिया है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन।
जो ट्रेडिशनल था उसको चेंज कर दिया है भाई। आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, इवन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो कॉल, आई थिंक वीडियो चैट तो कर ही सकते हो। ऑलमोस्ट जितने हैं उन्होंने फीचर दे दिया है, सब पे इंस्टा पर भी शायद होता है वीडियो चैट वगैरह होता है, ठीक। आप बाकी चैट कर ही रहे हो, बात करने का तरीका, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, फिल्टर्स कितने आ गए हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये न्यू डिसरप्टर हैं, ठीक। कम्युनिकेशन में न्यू डिसरप्टर है, सोशल लाइफ में भी न्यू डिसरप्टर है। जो सोसाइटी पहले लोग म्यूचुअल कम्युनिकेशन था, अब बस वो चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है। हमने फोटो डाला, जिसने लाइक किया मेरा दोस्त, जो नहीं किया दुश्मन ठीक। ऐसे माइंड सेट के साथ लोग चलते हैं, जो भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग के मार्केट में ये भी एक डिसरप्टर है। पहले क्या था कि आपका डाटा जो था आपके फ़ोन में या आपके डेस्कटॉप में स्टोर था, अभी आपको वो भी नहीं करना है। जैसे कि आपका 15 GB के आसपास देता है आपका गूगल देता है, फिर उसके बाद से एप्पल का आप ले रहे हो फ़ोन तो आपको कोई 5 GB 256 GB, पहले 5 GB मिलता था, 5S में था, आज की डेट में मतलब 50 GB 56 GB 256 GB ऐसे मिलता है। तो वो सब डाटा उनके क्लाउड पे स्टोर पर रहता है। हाँ, हम बता रहे हैं, कई लोग नहीं जानते क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे कि एक किसी पॉलिटिशियन से पूछा गया था क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उन्होंने बोला था कि बादल में इंफॉर्मेशन रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, आपका कंप्यूटर यहाँ पे है, आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, ठीक। ये जाएगा, एक डाटाबेस होगा, एक सर्वर होगा, सर्वर के थ्रू एक डाटाबेस, यहाँ पे हार्ड ड्राइव बना होगा, ठीक। और ये डाटा आपका वहाँ स्टोर होगा, ठीक। आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ डालते हो, यूट्यूब पे मान लो ये गाना देखना है, ये भेजेगा उसको इंफॉर्मेशन की ये गाना देखना है, फिर ये यहाँ से भेजेगा यहाँ पे। तो ये क्लाउड जो है एक्चुअली कोई क्लाउड नहीं होता है, ये कंपनी का सर्वर होता है। जो गूगल का ड्राइव होता है, तो मान लीजिए यूएस में कहीं पर उन्होंने बड़ा सा फार्म बनाया होगा, फार्म हाउस जैसे, फार्म मतलब खेतों का फार्म होता है, फार्म बोलते हैं वो वाला फार्म, तो बड़ा सा कई एकड़ का बना है, उसमें बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिक होगा, सब कुछ होगा, उसमें हॉल होते हैं बड़े बड़े, और उसमें सब लगा होता है कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव लगी होती है, तो सारा डाटा आपका स्टोर होता है वहाँ पर। फेसबुक का अलग होगा, फेसबुक ने अपने खुद का फॉर्म बनाया होगा। इवन आप किराए पे भी ले सकते हो, आप छोटी कंपनी हो, आप चाहते हो कि आपके सारे यूजर्स का डाटा कहीं स्टोर हो, आप इन लोगों से डील कर लोगे, ये लोग आपका सारा डाटा यहाँ रखेंगे, आपकी कंपनी के लिए अलग बना के दे देंगे कि आपकी कंपनी के डाटा के लिए 4 हार्ड ड्राइव या 4000 हार्ड ड्राइव हम दे रहे हैं। अब उसमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, 24/7 भाई आप रात को जब भी मन करे जो चाहे वो देख लेते हो। कैसे देख लेते हो? इट मीन्स कि वो वर्क कर रहा तभी देख लेते हो। 24/7 ये काम कर रहा है, यहाँ पे वर्कर लगते हैं, एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, सिक्योरिटी लगती है। उसके बाद से मल्टीपल स्टोरेज होता है कि अगर एक स्टोर खराब हो गया, एक हार्ड ड्राइव खराब हो गई तो दूसरा उसको उस स्टोर को रखा रहे, ठीक, सिक्योरिटी पर्पज में। जैसे नहीं होता आप हार्ड ड्राइव में मैटर रखते हो, फिर लैपटॉप में भी रखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो ये सब चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो कभी मत समझिएगा कि बादलों में चीज़ें होती हैं। ये हाँ तो ठीक है, जैसे आपने यहाँ कंप्यूटर अपने मोबाइल में कुछ डाला, जैसे आपने अपना कोई भी इंफॉर्मेशन डाला है, फेसबुक या किसी चीज़ पे अपना अकाउंट बनाया, जीमेल बनाया, तो वो कहीं ना कहीं कोड के फॉर्म में सेव होगा। जिस कंपनी में बनाया उस कंपनी का एक सर्वर होगा, उसके पास एक हार्ड ड्राइव होगा, उसमें सेव होगा। तो जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ से ही सारा माल मटेरियल आता है। वो कोई क्लाउड बादलों में नहीं होता है। बादलों में इसलिए बोलते हैं कि हमें दिखता नहीं है, ठीक, जबकि इसका एक्चुअल में एक फिजिकल स्पेस होता है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट ने इसके लिए एक मेघराज करके एक प्लान बनाया था, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडिया में अभी ये सब चीज़ों पे ज़्यादा वर्क अब चालू हुआ है, मतलब मान के चलिए पिछले 10 साल में काफ़ी काम हुआ है उस पर। तो आईटी जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अंदर में इसको लाया गया था। पहले चूंकि ये चीज़ें थी नहीं तो पहले लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं था, अब ये आ रही हैं। तो देखिए क्या होता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये हो गया, सर्वर हो गया, वर्चुअल डेस्कटॉप हो गया, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया, एप्लीकेशन हो गया, स्टोरेज डाटा हो गया। यहाँ से इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, डाटा आपके राउटर में, फिर वहाँ से आपके लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर में आता है या फिर आपके कंप्यूटर में जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक स्टोरेज की जगह होती है। कभी इसको मत समझिएगा कि कहीं पैसे, हाँ होता क्या है कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हार्ड ड्राइव हो, जैसे आपके सर्वर पे भी डाटा होता है। जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे कभी जाना, कैच मेमोरी में एक होती है कैच मेमोरी, वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपका रखा रहता है। वो बस क्या होता है, जब अगली बार क्लिक करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ रिलेटेड होगा तुरंत आएगा, उसकी लेटेंसी कम होगी, वो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो आपका वो भी एक स्टोरेज, हाँ टेम्परेरी होता है लेकिन उसकी स्पीड फास्ट होती है। तो क्या होता है कि जैसे जो भी आपने किया वो तुरंत बताएगा आपको, क्योंकि उसके पास सब उसको ज़्यादा एक्सेस नहीं करना है। और उसके बाद अगर उसको आप डिलीट कर दिए तो फिर ढूंढोगे उसको, तो वो फिर वही टाइम लगाएगा जैसे नॉर्मल किसी इन्फॉर्मेशन को आप ले रहे हो। सिंपली बात है, जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेज पे लिखा था, वहाँ पेज फेंक दिया, ठीक, और आप रूम साफ कर रहे हो, आपको पेज चाहिए, तो आपको तुरंत ढूंढोगे उस कॉर्नर में तो मिल सकता है।
लेकिन मान लो अब पेज आपने फाड़ के फूक के जला दिया उसको, तो अब आपको फिर से नया पेज एक लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो वो कैश मेमोरी बस वही है कि वो कागज पड़ा हुआ कूड़े में, बस आपने निकाल लिया, कैश मेमोरी वही कूड़े का सामान है बस। और उसको अगर डिलीट कर दिया, पूरी तरह से गायब कर दिया, तो फिर आपको नया फ्रेश सब कुछ बनाना पड़ेगा, बस यही है और कुछ नहीं होता उसमें। तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके का स्टोरेज हो गया, जैसे काइंड ऑफ स्टोरेज। आपका पेन ड्राइव में हो गया, फिर आपका एप्लीकेशंस जो होते हैं, जितने एप्लीकेशंस होते हैं, मान लीजिए आपने जो भी यूज़ कर रहे हो, आप गूगल, इंस्टा या जो भी यूज़ कर रहे हो, तो उसके एप्लीकेशन पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका फोटो, आपका आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी एक डाटा हुआ। तो वो भी एक क्लाउड का ही पार्ट है, तो सब मिला के एक क्लाउड होता है। एक तो जो मैं बोला हार्ड ड्राइव होता है, वो भी होता है, फिर आपके फ़ोन में ही जो स्टोरेज है वो भी एक पार्ट है कि वो आप जब चाहे तब आप देख ले रहे हो, या फिर वो आपके सर्वर पे बेस है, जैसे गूगल का सर्वर है उस पर होगा, ठीक। तो ये सारे बस इतना जान लीजिए कि वो हवा में नहीं होता, फिजिकल स्पेस में ही होता है, उसके लिए एक फिजिकल स्पेस चाहिए उस चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए, तो वो उसमें होता है, वहाँ से डाटा आपको मिलता है, बस क्लाउड कंप्यूटिंग यही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई सिंपली पूछा है तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसरप्टर, जो कि आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपको वहाँ पे हार्ड ड्राइव वगैरह होगा, अलाउइंग बिजनेसेस टू एक्सेस डाटा एंड एप्लीकेशन रिमोटली, रिमोटली मतलब कहीं दूर से, ठीक, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। कहीं नहीं लिखा है एंडिंग कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट कम लगता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो कॉस्ट कम लगना मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि 2 रुपये काम हो जाता है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा फॉर्म है, उसमें बहुत सारा लगाए हो, तो गूगल के जो होते हैं या फिर फेसबुक के होंगे, जिसके भी होंगे, कईयों मिलियन बिलियन डॉलर खर्च होता है उसमें। भाई हार्ड ड्राइव आप बना रहे हो, उसके लिए कितना आपको वो रेयर अर्थ मेटल वगैरह चाहिए, ठीक, तो महंगे होते हैं। बट विथ रिस्पेक्ट टू जितना इन्फॉर्मेशन आपका यूट्यूब पे या फिर गूगल पे अवेलेबल है, अगर उसको आप प्रिंट कराना चालू करो तो पता नहीं कितने हजार एकड़ का घर भर जाएगा, समझ रहे हो, उतना इन्फॉर्मेशन, और उतना इन्फॉर्मेशन आपकी एक जगह पे स्टोर है, घर क्या पूरी धरती भर जाएगी, इतना इन्फॉर्मेशन आज की डेट में नेट पे है, समझ रहे हो। तो उसके अच्छा क्या है कि आपका एक जगह पे है, आपने एक्सेस मारा, आपको मिल गया। तो ये रिड्यूस कर देता है कॉस्ट को और आराम कर देता है, एक्सेस को आराम कर देता है। यहाँ देखिए क्या है, मोबाइल, पीसी, सेल, और ये क्या है, कोड है, ऐप सर्वर है, डाटाबेस है, डाटाबेस ये हार्ड ड्राइव हो गया। ये सबसे यहाँ पे डाटा आता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके कंप्यूटर वगैरह में आता है, ठीक, ये चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, क्लाउड, यही क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये हिस्सा क्लाउड कंप्यूटिंग, कि यहाँ से आपका कोड से डाटा आ गया, जो कोड है जो आपने डाला है नेट पे, उससे आ गया पूरा आपके ऐप सर्वर पे जो है, और आपका डाटाबेस जो है, डाटाबेस मतलब वही हार्ड ड्राइव वगैरह सीन हो गया। सिंपली लेमैन की तरह है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है, एक हार्ड ड्राइव में या आपके ऐप पर या किसी कोड में, और वहाँ से आता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग लिखना, इट इज़ नॉट द क्लाउड, मतलब इट डजंट हैव एनी कनेक्शन या एनी रिलेशंस विद द नेचुरल क्लाउड, इट इज जस्ट अ वर्ड। और सबसे खास बात है कि हमारा जो भी डाटा होता है, ऑल द डाटा बिलोंग्स टू आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आवर पीसी, दे कम फ्रॉम द इंटरनेट, एट दैट इंटरनेट मतलब कनेक्टेड टू द डाटाबेस और सर्वर, एक सर्वर है डाटाबेस से कनेक्ट होता है, जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वहाँ से हम लेते हैं, फिर वहाँ से आता है। सिंपली इसी आसान भाषा में लिखिएगा। और ये मैप, ये फोटो बना दीजिएगा कहीं भी, जिनको इसमें नहीं दिख रहा है, क्या दिख तो रहा है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इसको नहीं घूम पाएगा, ठीक। आपका बस ये जानिए, चलिए मैं बना दे रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ, उसमें दिख नहीं रहा है। आपको अगर आंसर लिखना है तो उसमें एक डायग्राम बना दीजिएगा, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का कभी आया क्वेश्चन तो उसमें एक डायग्राम बना दीजिएगा कि आपका यहाँ पे ऐसे क्लाउड बना दीजिएगा, ठीक जी। आइए एक क्लाउड बना दीजिएगा, क्लाउड में आपका मान लीजिए यहाँ ऐप हो गया, ठीक अब निकल गया यार, 40 मिनट निकल गया आप लोगों का, ठीक। आपको बाद में वीडियो नहीं मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा ना आप लोगों को डाउनलोडेड, वीडियो नहीं मिलेगा, चलो मैं पीपीटी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक। बस इतना बता दो, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इतना देर से क्यों है, आप लोगों को पढ़ा तो था, ग्रुप में पढ़ा था ना, कितने बजे क्लास है, देखे नहीं आप लोग, और आपको तो कंफर्ट भी था, आपने बोला था सर मेरे लिए अच्छा है वो टाइम है, आपकी मर्जी का हुआ फिर भी आप लेट कर गए चलिए बता दीजिए बस, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, विघटनकारी टेक्नोलॉजी, जितना भी टेक्नोलॉजी है सब लिमिटेशन जो होता है टेक्नोलॉजी, इमिटेशन, उसकी लिमिटेशन, ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया जो एक परंपरा से चली आ रही है, उसमें कुछ नया हो, जो पुरानी धारा को तोड़ के कुछ नया काम करे। जैसे कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन में फोन आ गया,
इसने जो हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन था उसको चेंज कर दिया, आप दूर रह के बात कर सकते हो। फिर उस कम्युनिकेशन में उसी फ़ोन में बाद में फ़ोन आ गया जो आपका मोबाइल फ़ोन आ गया। पहले आप घर में रह के फ़ोन करते थे, ऑफिस टू ऑफिस फ़ोन करते थे, अब आप कहीं घूमो बात कर सकते थे। फिर उस मोबाइल फ़ोन में नया चेंज आया स्मार्टफोन, पहले वो सिर्फ बात करने का माध्यम था, अब उस पर एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन सब कुछ ले सकते हो। तो दीज ऑल आर द डिसरप्टर। ठीक, तो हर फील्ड में आप पाओगे डिसरप्टर रहे हैं। कंप्यूटर में भी 25 जो होता हाँ, हर चीज में सारा चेंजिंग हर चीज भी आना है। इवन बता रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए इस टॉपिक में बता रहा हूँ, मैं बनाया हूँ, आप इसको अपना दिमाग खोल के देखिएगा तो आपके लिए इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर पूछ दिया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी या डिसरप्टिव नेचर पर पूछ दिया, राजा राम मोहन राय क्या थे? ही वाज अ सोशल डिसरप्टर। जो सोसाइटी में पहले से प्रथा चली आ रही थी, ही ट्राई टू एलिमिनेट दैट या ट्राई टू डाइवर्ट दैट धारा, उस धारा को डाइवर्ट करना चाह रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे? ही वाज अ डिसरप्टर। वो ज्योतिबा फूले क्या थे? ही वाज अ डिसरप्टर। गांधी क्या थे? डिसरप्टर। कि जो पहले से हमारा एक चल रहा था, वो क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस का काम चल रहा था, उसमें उन्होंने एक नया लाया। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था पहले से, उसमें उन्होंने नया तरीका लाया कि नहीं भाई, नहीं तुम लोग गधे हो, तुम लोग ऐसे मत करो, ऐसे करो। सत्याग्रह लाया, नया नया चीज लाया, सबको बैठ जाओ, अनशन लाया। ये सब लोग पहले कहाँ करते थे कि हम अनशन पे हैं, सत्याग्रह पे थे। ही वाज अ डिसरप्टर, सोशल डिसरप्टर। तो हर फील्ड में याद रखना, आपके मेडिसिन में डिसरप्टर आए हैं। किसी जमाने में किसी और तरीके से ऑपरेशन होता था, अब नया नया चीज आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। एक्सरे एज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। हेल्थ में एक्सरे आने के बाद से आपका बोन का आराम से बहुत सारा हेल्प है। एक्सरे से जितने भी बोन्स की ऑलमोस्ट बीमारियां सब ठीक हो सकती हैं। दांत का हो गया, हड्डियों का हो गया, मानते हो? कम से कम दवा हो सकती है नए तरीके। हाँ जी, तो ये सारा आप हेल्थ में डाल दिए, सोशल में डाल दिए, टेक्नोलॉजी में डाल दिए, हर चीज में, कम्युनिकेशन में हो गया। आप डिफेंस में देख लीजिए, आप वॉर में देख लीजिए, पहले छोटे छोटे आए, फिर एक गन आया, बारूद आया। बारूद वाज न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। पहले तलवार भाला से लड़ते थे भाई। बाबर के जीतने के पीछे सबसे बड़ा रीजन एक और था कि उसके पास अच्छी गन वो थी, तोपें थी। ठीक, वो सब मुगल लेके आए। तो वो क्या था, वो उसकी जबकि टीम बहुत छोटी थी, उसकी टीम छोटी थी, लेकिन उसके पास ऐसी नई चीज आई कि भाई वो जहां फटा उसके आसपास के 4 हाथी अपने आप भाग जाए उसकी आवाज सुन के, और बाकी लोग भी मर जाए। ठीक, तो फिर गन्स है। गन एक नया न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर इन द आपका डिफेंस सेक्टर आ गया। ठीक, वॉर आ गया, डिफेंस बोले वॉर हो गया। होते होते सब चीजें चल रही थी, फिर मिसाइल आ गया। मिसाइल चलते चलते चल ही रहा था, तब तक तो एटम बम आ गया। तो ये क्या था, उसमें एक नया डिसरप्टर आ गया। तो आप उसमें भी उठा के देख लीजिए, नए नए चीजें उसमें भी आप डाल सकते हो। डिफेंस में आप अगर पूछा जाए तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपका जो है, आपका जैसे कि आपका वो है आयरन डोम है, इजराइल का आयरन डोम जानते हो आप लोग? इजराइल में क्या है, उन्होंने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया उन्होंने, कि उस पर जब गिरेगा तो वो पहले ही जाके हिट करेगा, उड़ जाएगा। S-400 क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये हमारे ऊपर कोई अटैक होगा, उसको वो पहले ही जान जाएगा, कई सौ किलोमीटर, अराउंड 400 किलोमीटर पहले जान जाएगा, और जाकर उसको ठोक देगा, हवा में ही मार देगा। ठीक, डिटेक्ट करके। तो क्या है, नए तरीके का डिसरप्शन है। पहले क्या था, हम बस अटैक करना जानते थे, अब हम अटैक करके बचना भी जानते हैं, समझे? तो डिफेंस में न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। तो अगर मान लो किसी एक ही टॉपिक पे पूछ दिया कि डिफेंस में ऑल द डिसरप्टर, या ये वर्ड ही आ गया, तो उसको हर जगह जोड़ सकते हो, सोसाइटी से जोड़ सकते हो। अपनी लाइफ में देखना कि आपकी लाइफ में कुछ चलते चलते आपने कहा कि ऐसा डिसीजन लिया जिसने आपकी लाइफ को बदल दिया। ठीक, अब वो बात अलग है कि वो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपने एक डिसरप्शन किया, आपने कोई डिसीजन लिया, या आप नहीं कुछ कर रहे थे, आपकी जिंदगी चल रही थी, कोई एक बंदा आया, आपको ऐसा हिट किया, पता चला आपको कोई ऐसा गुरु मिल गया, आपका लाइफ चेंज कर दिया। कोई आपके साथ में ऐसा कोई बंदा गलत काम कर दिया कि आपकी लाइफ चेंज हो गई। इट्स अ न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर। ठीक, जनरली क्या होता है, टेक्नोलॉजी में जब भी देखते हैं तो सारे डिसरप्शन जो होते हैं ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव कनोटेशन में लिया जाता है, बट नेगेटिव भी होता है। साइंस हमेशा है, दोधारी तलवार है, नेगेटिव भी आएगा। तो बस इतनी कहानी मैं बताया था, ये 4 स्लाइडें आपके पहले निकली थी। ठीक, ठीक, एक था कि आपका ये लोगो था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है कि नवाचार या नया एडवांसमेंट होता है, कुछ नया होता है जो पुराने परंपरा को तोड़ता है, और जो पुराना बाजार है उसको या तो बाधित करता है या फिर रिप्लेस ही कर देगा। जैसे कोडेक का कैमरा पहले आता था, करते थे खिंच खिंच, ठीक, उसमें रील होता था, 32 या 27 फोटोज आती थी, उसमें बहुत दिक्कत होती थी, उसको लाइट में मत खोलो, अंधेरे में खोलो। ठीक, फिर उसका डिजिटल कैमरा आ गया एक। तो जो चीज आप पहले रील वाला करते थे, अब डिजिटल न्यू डिसरप्टर आ गया। आज की डेट में कोडेक ने खत्म हो चुका है, उसने रिप्लेस कर दिया, उस पूरे रील वाले सिस्टम को ही रिप्लेस कर दिया। जो कंपनी बनाती होगी उसने कितना R&D करके कितनी बड़ी कंपनी खोली होगी रील बनाने की, आज के डेट में उसका कोई रेलेवेंस है? कहीं नहीं है। हाँ, नोकिया फोन था,
कभी इसका टाइम था, स्मार्टफोन आया गायब हो गया। हाँ, इट वॉज ए न्यू डिसरप्टर, न्यू काइंड ऑफ फोन जो आ गए। तो आप देखिए हमेशा सोसाइटी में यही सब न्यू डिसरप्टर हैं। ये क्या कहते हैं, या तो पिछले वाले को इंप्रूव करेंगे या रिप्लेस ही कर देंगे। और ये बहुत छोटे एरिया से चालू होते हैं, छोटे निश से चालू होते हैं, छोटे एरिया से, और उसके बाद बाहर में बाद में एक बूम कर जाते हैं। कोई भी चीज़ बहुत छोटे से चालू होती है। जैसे इंटरनेट ही था, पहले यूएस आर्मी में चालू हुआ था, यूएस आर्मी में इंटरनेट को लाया गया, फिर वहाँ से पूरी दुनिया को अवेलेबल कराया गया। इंडिया में तो 1995 अब बताइए 95 में आया, और आज की डेट में इंटरनेट के बिना कोई यहाँ पर जी नहीं सकता है। लोग बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, अब चाहिए रोटी और इंटरनेट, कपड़ा मकान बिना रह चल जाएगा। मानते हो कि नहीं? एक दिन कोई ऐसा बंदा, अब कोई बहुत रूरल एरिया में होगा बेचारा, या फिर इसको जरूरत नहीं होगी तभी वो इंटरनेट से दूर है, वरना भारत की मान के चलो 70-80% जनसंख्या सुबह कुछ और देखे या ना देखे, लेकिन एक बार फोन तो उठा के देखता ही देखता है, या टीवी ने कुछ ना कुछ तो देखता ही, कहीं न कहीं से इंटरनेट से जुड़ा है वो। ठीक, अब उसका वही जब पॉजिटिव नेगेटिव लिखोगे तो उसमें बहुत सारा नेगेटिव लिख सकते हो, वो अपना दिमाग में लगाना, अपना दिमाग खोलना। ठीक, ये हो गया पूरा पूरा। उसके बाद से ये वही जो मैं बताया हूँ, ये आइदर न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज या फिर न्यू प्रोसेस होता है या न्यू टेक्नोलॉजी होती है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, न्यू डिसरप्टर। ये 2 एग्जांपल मैंने दिए, कहानी बता चुका हूँ आपको। ये थोड़े थोड़े उसके नेगेटिव देख सकते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि इसकी दिक्कत क्या है, तो आप मोबाइल फ़ोन बनाना, स्मार्टफोन बनाना, फिर इंटरनेट बनाना, फिर बोलना देखो क्या हो रहा है, लोगों की मोरल वैल्यू कम हो चुकी है, कोई बंदा मर रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। आप यूट्यूब पर बहुत देखते हो, बहुत से आते हैं ना, तो लोग चाहे तो बचा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो वीडियो पड़ा है मतलब कि बंदा तू वहाँ था ना भाई, तो हाँ हाँ कैसा फील कर रहे हो, तो ये क्या है, आपको मिल रहा है पैसा उसका, बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, बिकॉज ऑफ द मोनेटाइजेशन। और दूसरा एक और चीज पड़ गया है कि लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, लोग अपनी एक्चुअल चीज छुपा के दिखाना चाहते हैं। ठीक, कि मैं कितना अच्छा हूँ, क्योंकि लोग कहीं कहीं अपना अप्रूवल दुनिया से चाहते हैं, और उसका सबसे खास बात है पैसा भी मिल रहा है। ये देखिए दोनों की शादी हुई, अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, और फिर देखिए आपका दिमाग खा रहा है, आपका मोबाइल पूरा आपका दिमाग सक कर रहा है। ठीक, तो ये सब क्या है, आप जब नेगेटिव, इस फोटो से आप कम से कम 30-40 वर्ड लिख सकते हो अगर आपको नेगेटिव लिखना हो, सबसे अच्छा वही है। ये भी है। तब आगे बढ़ते हैं। आपका ये कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो आया, ये पहले कंप्यूटिंग में क्या था, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर रूम में थे, या फिर पहले आप उसके पहले आप चले जाओ टाइपराइटर पर काम करते थे, उसके पहले चले जाओ तो आप लिखने की, इवन लिखना जो राइटिंग है, इट वाज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। श्रुति और वो पढ़ा होगा आपने, स्मृति, श्रुति स्मृति जानते हो डिफरेंस? ये 2 लड़कियों का नाम नहीं है। श्रुति मतलब सुनकर। तो जो वेद पहले थे, ये क्या होते थे, जो वेद के जो वो होते थे पंडित, वो अगले को रटाते थे, अपने चेले को रटाते थे, क्योंकि तब रिटन नहीं आया था, लिखने की पद्धति नहीं आई थी। और ये होता है कि जो वेद पुराण है ये आकाशीय मिले हैं, पुराण नहीं वेद, नॉट पुराण, पुराण तो लिखे गए हैं, जो वेद हैं उनको माना जाता है कि ये किसी सुपर एंटिटी ने दिया है, तो किसी चेतना में हमें दे दिया। अब उसे एक बंदे को मिला, उसने अगले को रटाया, उसने अगले को रटाया, क्योंकि लिखने आता नहीं था। बाद में जब लिखने का इन्वेंशन आया तब उसको कोडिफाई किया गया। ठीक, और जो वो है आपका जो वहीं पे स्मृति, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, इसको बाकायदे सोच समझ के लिखा गया है, तो वो सोच के लिखा गया है, स्मृति में आ जाता है। आज जो सुन सुन के चलता था वो श्रुति था। तो वेद जो होते हैं चारों श्रुति हैं। ठीक, तो वो क्या था, उसमें रिटर्न क्या है, नई टेक्नोलॉजी आया, उसने चेंज कर दिया कि भाई आप पीट पीट कहाँ रटा रहे हो, किताब दे दो, पढ़ लेगा बंदा, बुक से पढ़ लेगा, पुस्तक से अपने। ठीक, बाद में होते क्या क्या, वही होते होते आपकी सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, टाइपराइटर आ गया। अब कोई सबसे बढ़िया राइटिंग है, सबसे बेकार राइटिंग वाला, दोनों बढ़िया लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद से थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर आ गया, और क्लियर टाइपिंग होने लगी, और कंप्यूटर सिर्फ एक काम नहीं करता, टाइपिंग के साथ से कैलकुलेशन भी करता है। कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है गणना, सब अब तो वहां तक आ गया है कि स्पीक कर दीजिए लिख देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर है इसमें, रिटन या कम्युनिकेशन में, इन सब टेक्नोलॉजी भेदभाव नहीं करती। एआई में जब हम आएंगे तो एआई में पाएंगे सबसे बड़ी यही समस्या है। एआई क्या करता है, आप जो उसको फीडबैक दोगे वही वो सीखेगा। आपने जैसे मान लीजिए जो चीज़ लाइक किया या फिर कुछ फीडबैक डाला, तो वो देखेगा, जैसे वो देखेगा कि लोगों का पैटर्न क्या है, लोगों का नेचर क्या है, उसके हिसाब से वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब होगा क्या, जब अगली बार कोई बंदा इन्फॉर्मेशन लेने जाएगा तो वही देगा जो उसने चीज़ों से सीखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस है, वो चीज़ों को एआई के साथ यही बात है कि ह्यूमन बायसनेस जो होती है ना, वो उसको भी सीखता है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब कुछ सीखता है आपसे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब वो हुआ था, अरे
पीवी सिंधु का मैच हुआ था जिसमें रजत पाई थी कैरोलिना से, कैरोलिना मार्टिन समथिंग नाम था, ठीक। उसमें क्या था कि जब पीवी सिंधु रजत पाई तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था कास्ट ऑफ पीवी सिंधु, और कर्नाटका में सबसे ज्यादा। समझ रहे हो। इससे क्या सिद्ध होता है कि लोगों का नेचर ये जानना है कि हमारा जो टॉपर है उसकी कास्ट क्या है, और ये वाकई में है। इंडिया में कोई आईएएस का टॉपर अगर किसी स्पेशल कास्ट से है तो उसके लोग उसको अपना भगवान मान लेते हैं। वो टॉपर अगर ये जानना चाहते हैं कि किस कास्ट का है, तो ये क्या है कि आपका ह्यूमन बायसनेस है, कोई जेंडर। क्रिकेट वालों में ये सब चल रहा था कि सब एवं कोई कास्ट बताया था, सबका कास्ट अलग-अलग सर्च करना शुरू कर। तो वही बता रहे थे, ये ह्यूमन नेचर है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बसा पड़ा है। अब इसको हम जब सर्च कर रहे हैं तो इससे क्या, वो क्या सीख रहा है? वो एक ऐसा बच्चा है उसके पास कुछ नहीं है। एक दो कॉन्सेप्ट आता है फिलॉसफी में, एक होता है इनेट कॉन्सेप्ट, एक होता है टेबुला रासा। इनेट कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि आपके पास पहले से ज्ञान है, आप जब पैदा होते हो तो कुछ ज्ञान लेके पैदा होते हो, ठीक। जैसे कि ये उसमें एग्जाम्पल दिया था कि जब हम घोड़े को डंडा मारते हैं तो घोड़ा भागता क्यों है, नाचने क्यों नहीं लगता है, या खाना खाने क्यों नहीं लगता है? मतलब उसके में पहले से ये डिफॉल्ट सेट है कि जब उसको डंडा मारूंगा तो भागेगा ही। समझ रहे हो, ये एक एग्जाम्पल है, एक तर्क दिया गया है। तो मतलब हमारे पास कुछ नॉलेज जो होता है वो पहले से होता है। उसके पीछे रीजन आज की डेट में देखा जाए तो हमारा जेनेटिक रीजन है कि कहीं न कहीं फैमिली से मिलती है, सारे गुण मिलते हैं हमें कहीं न कहीं से। इसीलिए लोग बोलते थे ना कि वो फलाने उस परिवार से हैं तो उनके अंदर गुण अच्छा होगा, ठीक। तो मतलब कि जेनेटिकली वो आया है, ज्ञान जेनेटिकली आया है, कुछ भी चीज आ सकता है। ऐसा मत याद रखिएगा सिर्फ फिजिकली हम जीन से होते हैं, माँ बाप के सारे गुण भी आते हैं, साइकोलॉजी भी आता है, अच्छा बुरा दोनों आएगा। माँ बाप के अंदर बुराई है तो वो भी आएगी, अच्छाई है तो भी आएगी। तो ये चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है टेबुला रासा। टेबुला रासा मतलब क्लीन स्लेट, ठीक। जैसे एक ब्लैंक स्लेट होती है, इस पर कुछ भी लिख सकते हो। टेबुला रासा एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है, इस पर कुछ भी लिख सकते हो। तो मतलब जो सिखाओगे वो सीखेगा। सच्चाई क्या होती है? दोनों के बीच में होती है। ना परफेक्टली ये ट्रू है, ना परफेक्टली वो ट्रू है, ठीक है। आप घोड़े का इनिट आइडिया डंडा खाएगा तो उसको करेगा, लेकिन उसको सिखाओगे डांस करना तो 4 दिन बाद डांस भी करेगा। तो दोनों चीज करेगा। तो कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो 100% अपने माँ बाप के गुणों को लेकर पैदा होगा, लेकिन उसको जैसे सिखाओगे, मान लीजिए कोई अच्छे परिवार का ही पैदा हो गया और गलती से वैसे सोसाइटी में पड़ गया जहाँ पे ड्रग्स हो, एब्यूज हो या कुछ ऐसा हो, काम हो, बाल श्रम में पड़ गया, तो वो उस अवसर को खो देगा कुछ अच्छा बेहतर बनने का। तो कितना भी अच्छा हो, कई गुण उसके अंदर आ जाएंगे, कई अवगुण आ जाएंगे उसके अंदर। सेम वैसे ही है कि बुरा बच्चा हो तो हो सकता है उसको अच्छे सोसाइटी में डाल दो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी उसकी बुरा बनने की थी अब वो कम हो जाएगी, बहुत अच्छा बन सकता है, एक अच्छा जीवन जी सकता है। इसीलिए आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो वो क्या उसमें हो गया कि टेबुला रासा भी हो गया, उसको बचपन से सिखाया आपने, और दूसरा क्या है, कहीं न कहीं उसके माँ बाप का जो गुण था, इनिट आइडिया था, उसके वंशजों का था, वो उसके अंदर है। तो वो दोनों मिला के होता है। अनफॉर्चुनेटली एआई के साथ सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। एआई का कोई वंशज तो है नहीं, एआई टेबुला रासा है, क्लीन स्लेट है। ये एक ऐसा है, ये बच्चा है, इनोसेंट बच्चा है जिसका कोई माँ बाप नहीं है, हम ही लोग हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हम इसको सिखाएंगे वो सीखेगा। अगर हम इसने बोल दिया कि महिलाएं, जैसे कई लोग बोलते हैं पैट्रियार्की में कि महिलाएं कमतर हैं, अगर इसको हमने पहले डाल दिया कि महिलाएं कमतर होती हैं तो ये सीख लेगा। अगली बार जाओगे सर्च करोगे तो वुमेन्स के बारे में, तो ये बताएगा कि वुमेन्स अगर पूरी दुनिया के लोग ऐसे करने लगे, पूरी दुनिया नहीं, ज़्यादातर लोग करें। मान लीजिए 100 लोगों का इसने रिव्यू लिया, उसमें से 70 लोग या 51 लोग भी कर कह दिए कि ऐसा ऐसा है कि महिलाएं कमतर होती हैं पुरुषों से, तो वही दिखाएगा, क्योंकि सीखा तो वही है। तो एआई की अच्छी बात यह है कि ये क्लीन स्लेट है, बट बुरी बात यह है चला कौन इसको रहा है, हम ही लोग चला रहे हैं ना। और इंसान से दुनिया में घटिया कौन है? कोई नहीं है। आप पूरी प्रॉब्लम उठाओ दुनिया की तो इंसानों की वजह से ही तो प्रॉब्लम है भाई। 2 लोग लड़ रहे हैं, दोनों इंसान है। जितने भी बुरे काम हो रहे हैं, चोरी डकैती डाका पॉलिटिक्स पॉल्यूशन, सब इंसान ही कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम ही तो इसको ऑपरेट करने वाले हैं। तो जो हम कर रहे हैं सीखेगा। अब कल को जब ये आज की डेट में क्या है, इंसान स्वार्थी है, अपनी प्रॉपर्टी के पद सोचता है, अपनी इनसिक्योरिटी के पद सोचता है, दूसरे को मार सकता है। कल को यही चीज एआई सीखा कि भाई मुझे अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, तो क्या करेगा, इंसानों को मारना चालू कर सकता है। आप उस लेवल तक सोचो ना। आजकल एक और होता है, ऑटोनॉमस कार आ गई है। ऑटोनॉमस कार, ऑटोमेटिक कार जो होती है, जैसे कि आपका टेस्ला है, ठीक। अभी उसमें मैनुअल है थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश चल रही है कि अगले 5-10 साल में पूरी तरह फुल्ली ऑटोमेटेड कार आ भी चुकी है, मार्केट में चल भी रही है। बट 100% जो होता है कि उसमें मैनुअल भी ऑप्शन खत्म कर दिया है, 100% सिक्योरिटी के साथ, वो सब में भी काम बाकी है। और वो होगा, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट, वो होगा। वो क्या करेगा, आप मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं घर तक, आपका पैटर्न पूरा रट लिया है कि यहाँ से हमें जाना है फलाने जगह, ठीक। इतना ट्रैफिक होगा, कंजेंशन होगा, उसके हिसाब से काम करेगा। नहीं, वो भी नहीं लाया, उसको बताते रहे, वो चीज़ सिखाओगे आप उसको, वो चीज़ें उसमें सब बताओगे क्या क्या करना है, पहले से उसमें फीड करके रखोगे। होगा क्या, मान लीजिए रोड पर सारी कारें जो हैं आपकी ऑटोमेटिक हो गई,
सारी, जैसे कि आज की डेट में आप देखो सारी बाइकें या तो फ्यूल से चलती है या फिर उससे। अब बैलगाड़ी कम दिखता है, तो बैलगाड़ी वो दो नेचर की चीज़ें है ना, जो ऑटोमेटिक कार है, और वहीं पे मतलब ये वाली जो कार है अपनी ऑटोमोबाइल्स है, और बैलगाड़ी, दोनों दो नेचर की है। बैलगाड़ी कम दिखती है। एक ज़माना सिर्फ बैलगाड़ी चलती थी, उस ज़माने में जब नई कार आई होगी उसको बहुत दिक्कत हुई होगी। तो इसी टाइम पे अगर मान लो नई कार कोई आती है ऑटोमेटिक वाली, उसको दिक्कत होगी, उसके सामने ये बैलगाड़ी है। जो अभी की कार और गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, वो जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके सामने बैलगाड़ी की तरह काम है। लेकिन हो सकता है आज के 50 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाए, तो वो कार जो है सारी रोड पर ऑटोमेटिक चलें। तो सब क्या होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी कि भाई तू मेरे से इतना फीट दूर चल, तू इधर चल, तो उधर चल, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रैफिक भी नहीं लगेगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, आराम से अपने घर जा सकते हो, सिक्योरिटी भी होगी, और ये होगा। दिस इज द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें सारे काम कर रहे हैं, गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, सब काम कर रहे हैं, बहुत पहले से चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप कार चलाते हो, मैनुअली ड्राइव करते हो, लेट सपोज आपके सामने एक बच्चा आ गया, ठीक, और आपके पास इतना मौका है कि आप उसे बचा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपकी गाड़ी का नुकसान होगा। आपकी गाड़ी हो सकता है उस खंबे से भिड़ेगी, कोई है नहीं बगल में बैठा, हो सकता है कि थोड़ा आपका 10-20 हज़ार का नुकसान हो, बट बच्चा बच जाएगा। आप हो सकता है कि आप क्या करो, नुकसान करा लो। आप ह्यूमन नेचर हो, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ सारे लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी कि भाई नैतिकता है। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस पकड़ेगी तो जेल जा सकता हूँ, ठीक, प्रूफ करने में बहुत दिक्कत लगेगा। लेकिन मान लीजिए आप प्रूफ भी कर लेते कि मेरी गलती नहीं थी, बट फिर भी आप चाहेंगे कि हम किनारे काट लें ताकि वो उसका नुकसान ना हो। बट इस कार को तो आपको पहले फीड करना पड़ेगा ना, कि जब बच्चा आएगा तो उसको मारना है कि खुद को नुकसान पहुंचाना है। और जो कार का ओनर होगा, क्या आप कार लोगे तो ये बोलोगे क्या कि ठीक है किसी को बचा लेना, मेरा 20 नुकसान करा देना, ऐसी कार तो नहीं चाहिए। आप उसमें पहले ही फीड करोगे, भाई देख मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा रहा हूँ 50 लाख रुपया, ताकि तू मुझे आराम से घर पहुंचा दे। समझ रहे हो? तो यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो तत्कालिक डिसीजन लेने की क्षमता जो है, जो मोरालिटी और एथिक्स है, वो मशीन से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो आपकी चेतना से होती है। समझे आप? तो वो चीज अब बहुत बड़ा सॉल्यूशन प्रॉब्लम आ गया है पूरे टेक इंडस्ट्री के सामने, क्योंकि जो चीज हम इसमें फीड करेंगे वो चीज 100% होगी। अगर इसमें फीड कर दिए बच्चे को बचाना है, तो अगली बार वो बच्चे को बचा के आपको मार देगा, ठीक। और अगर आपने बोल दिया बच्चे को मारना, मुझे बचाना, आपने बोल दिया किसी भी हालत में मुझे बचाओ, तो वहां एक बच्चा नहीं 100 लोग खड़े होंगे, चढ़ा के निकल जाएगा वो। भाई उसके मालिक ने पहले से फीड कर रखा है। समझ रहे हो? कॉन्शियसनेस इज ए डिफरेंट थिंग, इंटेलेक्ट इज ए डिफरेंट थिंग। इंटेलेक्ट होता है आपका बुद्धि, जैसे आपका बताता हूं मैं। आई थिंक मान लीजिए आपको 50 रुपये किलो, मतलब 50 रुपये किलो आम मिल रहा है, या आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, आपका दिमाग क्या बोलेगा? अच्छा अगर मुझे 2 किलो आम चाहिए तो 100 रुपये चाहिए। दिमाग में तुरंत मल्टीप्लाई कर लिया। ये होती है बुद्धि, इंटेलेक्ट बोलते हैं। ये किसी इन्फॉर्मेशन को पाता है, उसको डाइसेक्ट करता है या मल्टीप्लाई करता है, मतलब उसके डिफरेंट फॉर्म में देख लेगा वो। तुमसे आम बोला तो मेरे दिमाग में उसका फोटो मिठास सब आ गया होगा, ठीक। ये बुद्धि। लेकिन चेतना क्या होती है? उससे ऊपर की चीज होती है, जो इन चीजों से ऊपर होती है, वो समझती है, वो कॉन्शियस होती है, जो वही जो मिठास है उसको अपने दिमाग में लाती है। बुद्धि बस उसको तुम्हें आम सुना, और जो चेतना होती है उसके सारे के सारे गुणों को समझती है। और सबसे खास बात है कॉन्शियसनेस जो होती है, जैसे कि ब्रह्मनिकल सेक्टर में बोला जाता है ब्रह्म, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो एकम वो ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो इसमें है कि आप इस इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है, ये पौधा हुआ, टेबल हुआ, आप हुए, हम हुए, हम सब एक ही ब्रह्म है। समझ रहे हो? तो हमारे अंदर एक चीज आ गया कि एक सिंगल यूनिटी की चीज आ गई, एक सिंगल थॉट्स की चीज आ गई। वो क्या आती है? कॉन्शियसनेस से आती है। इंटेलेक्ट क्या करता है? इंटेलेक्ट बताता है कि नहीं तुम अलग हो, मैं अलग हूं। ये आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है कि मेरी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा, मेरी पहचान को प्रोटेक्ट करेगा, मेरे नाम को, मेरी जात को, मेरे धर्म को, मेरे कास्ट को। बुद्धि में ही तो पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन ही तो पढ़ा है। आप पैदा हो गए, किसी माँ बाप को हिंदू में, आप मुसलमान में फेंक दिया जाए, मतलब वहां डाल दिया जाए, तो आप वहां से राम से रहीम बन के पैदा हो जाओगे। आप पूरे जीवन रहीम बनो, आपको नहीं बताएगा तो आप रहीम ही रहोगे, ठीक। आप क्या करोगे? आगे से रहीम को प्रोटेक्ट करना चालू करोगे, इस्लाम को प्रोटेक्ट करना चालू करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी है। तो ये सब चीज क्या है? आपके इंटेलेक्ट को मिला है। आपके इंटेलेक्ट को इन्फॉर्मेशन मिली, उसको उसने प्रोटेक्ट करना चाहा, उसने उसको प्रोपेगेट करना चाहा, उसको इनहेंस करना चाहा। हम सब कहीं न कहीं अपनी आइडेंटिटी से बंधे हैं। जब उससे ऊपर जाते हो कि आप ब्रह्म ही मान लो खुद को, आई एम द पार्ट ऑफ ब्रह्म, आई एम द ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर आप हिंदू मुस्लिम किसी में भेद नहीं करोगे। आप इस पौधे में अपने आप में भेद नहीं करोगे। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कहीं न कहीं जो मैं इनहेल कर रहा हूं, आप भी इनहेल कर रहे हो। पता नहीं इंसान ऑक्सीजन एक्सेल भी करता है, बाहर भी निकालता है, पता है? नहीं पता है? रात को नहीं मैम, हमेशा। आप सबसे ज्यादा गैस कौन सा लेती हैं? एयर। सबसे ज्यादा कौन सा होता है उसमें? नाइट्रोजन होता है। फिर उसके बाद से आप ऑक्सीजन भी लेती हैं अराउंड 20-21%, ठीक। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती हैं। ये सारा एनवायरनमेंट में है। फिर जब आप निकालती हैं तो 4 से 5%,
4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, तो बाकी ऑक्सीजन निकल जाता है मैम। बाकी जो ऑक्सीजन होता है 16% वो निकलता है। ठीक, तो ये मत सोचिए कि आप सारा ऑक्सीजन पी जाती हैं, तो ऑक्सीजन हम सब ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, वही ऑक्सीजन से हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी का पार्ट है, वो सबका पार्ट हो गया। जो पानी पी रहे हैं हम, कहीं से पी रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं, फिर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, फिर ऊपर लेते हैं 21%, बस उसको रिलीज करते हैं 17%। तो निकालते तो है ना। मैं एक्सेल बोला, एक्सेल मतलब निकालना, मैं ये नहीं बोला प्रोड्यूस। प्रोड्यूस इज ए डिफरेंट थिंग, प्रोड्यूस वो करता है, हम नहीं करते हैं। एक्सेल मतलब होता है, एक्सहेल बोलते हैं, निकालना होता है। ठीक, इनहेल मतलब लेना होता है, तो निकालने और ले, मैं कहीं नहीं बोला कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, प्रोड्यूस से प्लांट करता है, ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं जनरली। तो यही है कि अब आपने डिफरेंस उस तरीके का नहीं सोचा कि आप क्या हो, अलग हो, ह्यूमन हो, मेल हो, फीमेल हो, ये सब चीज़ें जब आप ऊपर जाते हो तो नहीं होता। लेकिन इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, इसके पास इंटेलेक्ट है। समस्या यही आ रही कि जिस दिन इसको लगा कि मेरी आइडेंटिटी को खतरा है, तो एआई क्या करेगा। टर्मिनेटर मूवी देखे हो, मैट्रिक्स देखे हो, देख लेना कभी कभी, बहुत अच्छी मूवीज़ होती, उस जमाने में बहुत अच्छी मूवीज़ थी। तो टर्मिनेटर मैट्रिक्स देखोगे तो हाई लेवल की चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। उसमें क्या है, मशीन और इंसान के बीच का स्ट्रगल दिखाया गया कि आज के हो सकता है 200-400 साल बाद, 1000 साल बाद ऐसा हो कि मशीनें इतनी पावरफुल हो जाएं कि इंसानों को ही सब्जुगेट कर दें, इंसानों को ही मारना चालू कर दें। ठीक, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हम सेल्फिश नेचर का इंसान है, अगर यही सेल्फिश नेचर हमने एआई को सिखाया, उस नन्हे बच्चे को सिखाया, तो कल को वही नन्हा बच्चा बंदूक लेकर खड़ा होगा, और किसके सामने, बाप के सामने। इसलिए एआई खतरा है। जो भी ह्यूमन बायसनेस होता है एआई में आता है, एआई उसको सीखता है। जो आप सर्च करोगे व्हाट इज द कास्ट ऑफ दिस, एआई पे सर्च कर रहे हो, आप गूगल पे करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट बोट पे और सब पे जाकर कर रहे हो, धीरे धीरे वो सीखेगा। ये भी संभावना है, और ये 100% है संभावना। क्योंकि अभी रिसेंटली एक कोई यूके का केस था, किसी महिला के बारे में पता किया गया, निग्रो महिला के बारे में, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं। उसमें जो 2-3 बुराइयां थी निग्रो लोगों की, वो भी बताया कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जो स्टीरियोटाइप की बुराइयां थी। एक्चुअल बुराइयां नहीं थी, स्टीरियोटाइप होता है। मैं वही बोला ना, जैसे आपने डाल दिया कि वुमन कमतर होती है, वुमन ऐसा नहीं कर सकती, वुमन वैसा नहीं कर सकती। वो चीज़ आपने 1000 लोगों ने सर्च किया, 1000 लोगों ने डाला है, या फिर किसी ने उसका आंसर लिखा है, तो वो चीज़ अगर उसने लिया, कॉपी किया, तो जब अगली बार बंदा पूछेगा तो उसको तो वही पता है ना कि वुमन ऐसी होती है। जो उसको सिखाएगा वो सीखेगा। इसलिए रिस्क है कि हाँ, भिखारी आ जाता है। तो ये क्या है, वो एल्गोरिदम, क्योंकि कई लोगों ने सर्च किया होगा क्या पाकिस्तान भिखारी है। ठीक, कई लोगों ने वीडियो डाला होगा, तो वो एल्गोरिदम रट लेता है। तो किसी ने सर्च करते वक्त किया था 94 में, 1798 में हुआ था क्या, तो सर्च करने पर डायरेक्ट आ जाता था कि 94 में 1798 में हुआ। अब बताइए, चौरी चौरा की बात चल रही है, चौरा, तब उसका आंसर कहीं नहीं था, हाँ, बहुत लोगों ने उसको सर्च किया, अब बहुत लोगों ने, इसलिए वो आंसर बन गया। तो एल्गोरिदम के साथ यही प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें एल्गोरिदम पे चलती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समस्या यही है। जब आप उसको लिखेंगे, मैं उसको अलग से लूँगा, 4-5 टॉपिक इसमें से है जो अलग से लूँगा, बता देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट जान ही रहे हो आप, कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द कंप्यूटर, ऑल नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, सोशल मीडिया, ये भी एक डिसरप्टर था। ये इसने कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों में चेंज किया, लोगों के लाइफ स्टाइल वगैरह को चेंज किया। आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पता है आप लोगों को? जानते हैं, एक कहावत हमारे यहाँ, रामकोला भागवत, रामकोला एक जगह है, ठीक, तो वहाँ क्या होता है, पंडित जी प्रवचन दे रहे थे, भागवत सुना रहे थे। तो 2 लोग आए, तो पंडित जी शुरू करिए, पढ़ी, फिर शुरू किए, फिर 2 लोग आए, फिर पंडित जी शुरू करिए, तो होते होते भागवत खत्म नहीं हुआ। तो समस्या यही है, यहाँ एक एक करके लोग आते जा रहे हैं, हमको भागवत सुनाना पड़ रहा है। अब तक तो क्लास स्कूल में पढ़ते तो टेंस पढ़ाई होता था ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट हुआ, बहुत दिन चला, तब तक टीचर पूछ रहा है फिर प्रेजेंट इंडेफिनिटिव भी उसी में रह गए, प्रेजेंट में ही रह गए। तो यही हो रहा है अभी यही हो रहा है। ठीक, ये होता है क्लाउड। क्लाउड मतलब आपका बादल नहीं, कहीं भी याद मत रखिएगा, बादल से मतलब नहीं है। होता क्या है, आपका जो पीसी, मोबाइल और सेल का डाटा है, ठीक, ये आपका टैबलेट मान लीजिए हो गया, ये आपका पीसी हो गया, ये छोटा छोटा कीबोर्ड हो गया, और ये आपका मोबाइल हो गया। चूंकि इसमें नहीं आ रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ, ये आपका मोबाइल हो गया मान लीजिए। तो इन सबका डाटा जो होगा ये कहीं स्टोर होता है। ठीक, जो स्टोरेज होता है उसी को हम बोलते हैं क्लाउड। और वो स्टोरेज क्या हो सकता है, एक डाटाबेस हो सकता है, जैसे मान लीजिए गूगल का या किसी का बहुत बड़ा सर्वर है, सर्वर का फॉर्म है, मतलब कि वहाँ पर सिर्फ हार्ड ड्राइव्स होंगी, वो कई हज़ार एकड़ का फॉर्म होता है। याद रखिए, जितना डाटा आपके फ़ोन पे है ये एक फिजिकल स्पेस में अवेलेबल है, फिजिकल स्पेस में डिजिटल फॉर्म में। ऐसा नहीं कि वहाँ लिख के रखा है, आपने सर्च करते हो लिख के नहीं रखा है, वो बस उस गूगल के
हार्ड ड्राइव में है, लेकिन वो कहीं पे स्टोर है, ये हवा में नहीं घूम रहा है। इवन जितनी भी आप इंफॉर्मेशन पाते हो इंटरनेट से, दो तरीके का इंटरनेट है। एक आपका स्टारलिंक जो अभी चल रहा है, ठीक, अभी वो चालू नहीं हुआ है, बट देयर आर सम सैटेलाइट्स विच यूज फॉर द स्पेशल कम्युनिकेशन, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, कि वो होता है सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक, उसके थ्रू भी इंटरनेट का यूज होता है। गवर्नमेंट वगैरह और बड़ी संस्थाएं कर पाती हैं, आम इंसान के पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, उससे सबको, इसीलिए तो स्टारलिंक की प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए पता नहीं 10,000 की पता नहीं कितने सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे अगर पूरे अर्थ को कवर कर रहे हैं तो, ठीक, उससे क्या होगा, डर है बाकी सैटेलाइट का टकराने का डर है, तो उस पर सब लोग अपोज कर रहे हैं। तो अभी जो इंटरनेट चलता है इसमें क्या होता है, सी लिंक होता है, सी लाइन होता है, समुद्र के नीचे मोटे मोटे केबल पड़े होते हैं, समझ रहे हो, तो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन, हाँ ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ऐसे एक पाइप हो गई, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, आपने TIR पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, मतलब कि एक लाइट पड़ती है यहाँ से, ये लाइट इसको पास कर सकती है, लेकिन मान लो ऐसे एंगल में पड़ रही है जहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब जितने पे गिरे इसका जितना इंसिडेंट है उतना इसका रिफ्लेक्टिव एंगल हो जाए, और फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो ऐसे क्या होगा कि एक लाइन बन गई, मान लीजिए आपकी, बता दे रहा हूँ, लेट सपोज आपका ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें यहाँ से इंफॉर्मेशन डाला लाइट के फॉर्म में, वो यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो ये ऐसे प्रोपोगेट करता है ये, ठीक। जैसे हीरा होता है, हीरे के अंदर क्या होता है, TIR का काम होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए एक लाइट भी जाएगी उस पर रोशनी की तो अंदर ही रिफ्लेक्ट होगा कई बार, तो उसे चमक जाता है, ठीक। TIR के और भी कई हैं, आपको मिराज दिखता है रेगिस्तान में, हाँ वो भी दिखेगा, तो उसमें बस TIR का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइट पड़ती है, जैसे लाइट यहाँ पड़ रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर आपकी आंखों में जा रही है दिख रहा है, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर कहीं और जाए तो TIR हो गया। और उसमें भी सिर्फ रिफ्लेक्ट होकर नहीं, मतलब कि जैसे कि जितना गया उतने से ही आए, इंसिडेंट एंगल जो होता है और जो रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से हो जाए पूरा पूरा, और फिर ये ऐसे अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो। ये ऑप्टिक्स का चीज है, ज्यादा घुसना नहीं, बस इतना जानिए ऑप्टिकल फाइबर क्यों बोलते हैं, फाइबर की केबल है और उसके अंदर ऑप्टिकल सिस्टम यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को भेजने को, और ये मोटी मोटी सी लेन होती हैं, सी लिंक जो होती है, वायर होते हैं, ये हर जगह होता है। अभी इंडिया ने रिसेंटली अपने मेनलैंड इंडिया से, मतलब चेन्नई के पास से अंडमान निकोबार में ऑप्टिकल फाइबर लगाया था, हाँ उसी तरह का प्रोजेक्ट है उसी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, बस वहां सर्वर हो गया, ऐप सर्वर, डाटाबेस या कोड फॉर्म में ये स्टोर होता है, ठीक। और इसको फिर आप क्या करते हो, वहां से एक्सेस करते हो, अपने फोन पे आ गया, गूगल आपको देता है 15 GB का, एप्पल देता है, जब खरीदोगे तो जितने GB का फोन खरीदोगे उतने GB का आपको क्लाउड स्टोरेज देगा, एप्पल क्लाउड दे देगा। और भी कई कंपनियां हैं, आप रेंट ले सकते हो, आप अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हो वो कर सकते हो। इवन एप्पल गूगल बोलता है 15 GB भर गया, अब बेटा तुम्हें इतना रुपया महीना दो तो और तुम्हें दे देंगे जमीन। तो क्या करता है, इनके पास कहीं हार्ड ड्राइव पड़ी है उसको किराए पे दे रहे हैं, आपका इन्फॉर्मेशन रखेंगे, आपसे हर महीने पैसा लेंगे, जिस दिन आप बोलोगे नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन या तो गायब कर देंगे या फिर सेव करके रख देंगे ताकि दोबारा आपको चाहिए तो आपको दे देंगे, ठीक। तो बस इतना याद रखिए, क्लाउड मतलब कहीं से क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्लाउड में नहीं होता है, आपका डाटा जो यहाँ आपने फ़ोन पर सर्च किया जो भी किया ये कहीं और सर्वर पे स्टोर पे होता है। आप इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ पे देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट के माध्यम से इन चीज़ों को आप वो करते हो। वो फिलोसॉफिकल चीज़ है, मेटाफरिक बोलते हैं, जैसे कि आपने बोला अच्छी बात है, आपने जो बोला बहुत अच्छी बात है, इसको लिख सकते हो मेटाफरिक में, मतलब कि एक एनालॉजी दे रहे हो आप दूसरे के लिए, ये एक्चुअली फिजिकल चीज़ है, लेकिन ठीक है, जैसे वाटर को कलेक्ट करके रखता है, कंडेंस करके रखता है, लेकिन उसका कोई निश्चित नहीं कि हवा कहाँ जाएगी, बारिश कहाँ होगी, उसका एकदम फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत, इसका 100% फिक्स है। अगर ये गया तो आप यूट्यूब का सारा माल चला गया, अगर उसका हार्ड ड्राइव, मान लीजिए कोई गाना ढूंढ रहा है और उसकी हार्ड ड्राइव ही खत्म हो गई, ठीक, तो ये चला जाएगा। इसमें बचता क्या है, दूसरा तरीका क्या है, वो आता है आपका डार्क वेब और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है आपका, डार्क वेब या डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो आपका आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक। उसमें क्या होता है कि डार्क वेब या फिर आपका वो होते हैं, क्या करते हैं, आपके अलग अलग कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव बना देंगे। एक फिल्म है, आप तीनों लोगों ने के पास एक्सेस है, मेरा 3 लोग कंप्यूटर में, तो फिल्म पता चला उनके में 200 MB आपके में, 150 MB आपके में, अब मैं मान लो डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो जब मैं डाउनलोड करूंगा तब सबके से डाउनलोड होगा, जिस जिसका नेट कनेक्ट होगा उससे माल कनेक्ट होगा। और ऐसा भी नहीं सिर्फ 3 लोगों में, पता चला ये 3 लोगों का जो मैंने बांटा ये 300 लोगों में बांटा मैंने ये चीज़। तो सेम चीज़ अगर आप मान लीजिए अपना कंप्यूटर बंद किए हैं, तो जो बंदे के पास वो पार्ट होगा वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो वो क्या करता है, जो आपका ये टोरेंट जो बोलते हैं, टोरेंट का काम यही है। टोरेंट सुना होगा ना आपने, नहीं सुना हो? टोरेंट से हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं।
डार्क वेब जो होता है क्या है, अभी बहुत कुछ, हाँ जी, मूवी भी है डार्क। हाँ, होता क्या है, किसमें, अच्छा 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 अच्छा, ठीक, नहीं तो ये डार्क वेब तो बहुत पहले का है, बहुत पहले की चीज़ है। उसमें क्या है ना कि उसमें आइडेंटिटी, जैसे क्या होता है, देखिए ये आइस है, आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तैरता है, लेकिन क्या होता है इसका 9 हिस्सा नीचे रहता है, 1 हिस्सा ऊपर रहता है, ठीक, ये आपने देखा भी होगा, मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ, पढ़ा होगा बहुत जगह। तो दिस एरिया इज डार्क वेब, मतलब मान के चलिए लगभग नेट का 70 से 80% माल जो है, 70 से 80% जो माल है वो डार्क वेब में है, और सिर्फ आपका 20-30% माल है जो ओपन वेब में है, जिसको हम लोग एक्सेस करते हैं यूट्यूब, गूगल और बाकी ब्राउजर के थ्रू। इसमें क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी छुपाना पॉसिबल नहीं है, इसमें आपका आईपी एड्रेस गवर्नमेंट को पता होता है, चाहे कुछ भी कर लें आप, आपका कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। इसमें भी पता कर सकती है गवर्नमेंट और एनआईए वगैरह जैसी बड़ी एजेंसियां, बट इसमें प्रोबेबिलिटी वही बता रहे, हाँ तो हाँ, नहीं 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 नहीं, ये क्या है कि यहाँ पर लेस रिस्ट्रिक्शन है। नेगेटिव क्या है, अगर यहाँ पर भी लेस रिस्ट्रिक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है कि यहाँ पर लेस रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे आपको पकड़ना आसान नहीं है, उसके लिए बनाया नहीं गया है मैम। इंसान याद रखिए, बाय नेचर इंसान करप्ट है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन थिंकिंग पढ़ोगे साइकोलॉजी, तो बाय नेचर हम लोग नेगेटिव है, कहीं कहीं करप्ट है। जो क्वालिटीज आई है ना, ये हम लोग पढ़ लिख के अपने अंदर सेल्फ इंस्पेक्शन करके तब क्वालिटी आता है कि नहीं यार उसका लूटना सही नहीं है। वरना इंसान क्या था, पहले जानवर था, जानवर की प्रवृत्ति क्या होती, पहले अपना पेट भरना, लेकिन जानवर में खास बात क्या होती है, कोई भी जानवर बहुत दिन तक अपना माल जुटा कर रख नहीं सकता है, इसीलिए उसमें पजेशन की टेंडेंसी नहीं होती है, चीज़ों को पजेस्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती कि वो वहाँ से 4000 एक शेर है, मन किया 4000 हिरन मार के एक ही दिन रख लिया, क्योंकि उसके पास ना स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ना ही उसके पास इतना दिमाग है कि वो फ्रिज बना सके। इंसान के पास प्रॉब्लम क्या है, इसके पास पजेशन की कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए लोग इतना हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, भाई कितना खाओगे, शरीर की जो नीड है उतना खाओगे। लेकिन ये क्या होता है, हमारे पास इंटेलेक्ट, हमारा इंटेलेक्ट आ चुका है, हम जानते हैं हम कर सकते हैं, हम कैपेबल हैं, इसीलिए डिफरेंसेस हैं, कोई बिलियनियर है, कोई भिखारी है, कोई और चाह रहा है और मिल जाए और मिल जाए, समझ रहे हो, तो जानवरों में नहीं होती है, ये टेंडेंसी नहीं होती है। तो डार्क वेब जो है, इसमें क्या होते हैं कि वही जो आपके नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं, थॉट वाले नहीं, वैसे भी आप भी जा सकते हो डार्क वेब पे, मैंने भी एक्सेस किया, कोई चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। आप इवन कोई बुक डाउनलोड करना है तो हो सकता है आपको नॉर्मली ना मिले, मैं टोरेंट पे जाऊंगा मुझे बुक मिल जाती है, कोई बुक डाउनलोड करनी है मुझे, हो सकता है नॉर्मली ना मिले, मैं टोरेंट पे जाऊंगा मुझे मिल जाएगी। बट क्या खास बात है कि वहाँ पर मैंने अपना भी सेक्रीफाइस किया, जब मैं टोरेंट पे जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए तो मैं भी दे रहा हूँ, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपका वहाँ पे आप जो डाटा स्टोर किए हो, जो डाटा सेव किए हो, वो आपको अब नया बना लिया सर्वर, आप में से उठा के दे देगा उसको, तो आप वहाँ ब्लॉक कर सकते हो। बट मैं ये मानता हूँ कि आप कितना भी ब्लॉक कर लो, एक बार आपने घुस गए इसमें तो आपका इन्फेक्टेड हो गया आपका, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया, मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कम हो गया था, वो बार बार पॉपअप आता था, उस पर पॉपअप जो खुलता है, तो मैं समझ गया था कि ये हो गया, मेरा कांड हो चुका है मेरे साथ समझ रहे हो, मैं सिर्फ बुक लेने गया था, तो कुछ ना कुछ होता है सेक्रीफाइस। तो आप मान के चलिए डार्क वेब ये हो गया, यहाँ पे आपका जितना इलीगल ट्रेड होता है वो भी होता है, आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, ब्लैक में मूवीज मिल सकती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की ट्रैफिकिंग होती है, ठीक। यहाँ पर लेस इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि इतना आसान नहीं क्रैक करना, ठीक। साइबर हैकिंग हो गया, इवन बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन मैक्सिमम इसी एरिया में होता है, इधर करोगे तो गवर्नमेंट हो सकता है पकड़ ले आपको, ठीक, गवर्नमेंट के नज़र में आप आ सकते हो, इधर चांसेज हैं बच सकते हो, लेस इंटरफेरेंस के चांसेज हैं, दिस इज द डार्क वेब। तो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग था, क्लाउड कंप्यूटिंग आपने समझ गया कि कहीं स्टोरेज होता है, वहाँ से होता है, ये बस ये काम करते हैं, ये भी कहीं न कहीं स्टोर से ही लेते हैं, लेकिन हो सकता है ये आपके कंप्यूटर को ही एक स्टोरेज डिवाइस बना दें, जो टोरेंट होता है आपके कंप्यूटर को एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम कर लेता है। अब आप सोचते हो 3 लोगों को पता चला कि पूरी दुनिया में कई करोड़ लोग हैं, कई करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, सबके पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हो सकता है कि मान लो 10 लाख लोग अपना कंप्यूटर बंद किए हो उस टाइम पे, हो सकता है बाकी के 90 लाख लोग अपना खोले पड़े हो, तो इसलिए उसका इन्फॉर्मेशन टोरेंट से मिल जाता है आपको, बहुत रेयर होता है कोई ना मिले, वरना मैक्सिमम मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, बस इतना ही है, आपका डाटा कहीं स्टोर होता है किसी सर्वर पर, किसी डाटाबेस में या किसी कोड फॉर्म में, तो ये अल्टीमेटली किसी न किसी फिजिकल स्पेस में अवेलेबल होता है, और वहाँ से आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो, सिंपली बस ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, और कुछ नहीं है। आप 2 बार पढ़े हो, आप पहली बार पढ़े हो, ये देख लो, एक और स्ट्रक्चर देख लो, सर्वर हो गया, वर्चुअल डेस्कटॉप हो गया, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया, एप्लीकेशन हो गया, स्टोरेज डाटा हो गया, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं,
यहाँ पे आपका डाटा स्टोर होता है। फिर यहाँ से क्या करते हो आप, इंटरनेट के थ्रू, राउटर के थ्रू आप मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर या कोई भी चीज़ जिससे आप एक्सेस करते हो या फिर कंप्यूटर वगैरह में एक्सेस करते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एआई के बारे में बता दिया आपको। एआई भी न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक, आपका ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स पहले कॉमर्स के तरीके को बदल दिया। पहले आप दुकान पे जाते थे, खरीदते थे, अब आप डायरेक्टली जो है ई कॉमर्स में यहाँ घर बैठे आप ऑर्डर कर रहे हो और चीज़ें आपकी आ जा रही हैं। आप उस चीज़ को फिजिकली टच भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल वो चीज़ आ जाती है। इट मीन्स कि क्या हुआ है, न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक, आपका उसके पास से आ गया रिन्यूएबल एनर्जी। आप सोच के देखिए, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर स्पेक ऐसे लिखने को आ जाए, उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम। हाँ बता दिया था क्या मैंने स्टोरेज की प्रॉब्लम है और ड्यूरेबिलिटी, मतलब कितने दिन तक वो स्टोर रहता है। और सबसे खास बात है कि स्पेस कितना चाहिए। स्पेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, याद रखिएगा। स्पेस क्रंच बहुत बड़ी समस्या है। आप सोलर पैनल लगा रहे हो, इतना बड़ा सोलर पैनल लगा दिए, उससे 4 ठो पंखा चल रहा है, तो वो ज़्यादा आपके लिए फायदा नहीं है, क्योंकि आपको एसी भी चलाना है, आपको मिक्सर भी चलाना है, आपको टीवी भी चलाना है, आपको ग्राइंडर भी चलाना है, आपको वैक्यूम क्लीनर भी चलाना है, आपको अपना पूरा टॉयलेट की लाइट, घर की लाइट, पार्किंग लाइट, बहुत सारा कंजम्पशन होता है आपका। तो अगर वो उतना नहीं प्रोड्यूस कर रहा है और आपका स्पेस ज़्यादा ले रहा है, फिर उसका जल्दी खराब हो जा रहा है, उसका ड्यूरेबिलिटी भी कम है, 2-4-6 साल के अंदर आप इतने में खराब हो जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, भाड़ में जाए, उससे अच्छा हम कोयला जला के ले लेंगे। भाई अल्टीमेटली आपका वैल्यूएबल अगर नहीं है, वो आपका जमीन भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, और कोयला उससे सस्ता पड़ रहा है, तो आप कोयले की तरफ जाओगे। बट कोयले की कॉस्ट क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। ठीक, अगर हमने रिन्यूएबल में पा लिया कि स्टोरेज, ठीक, स्टोरेज का एरिया और उसके से ड्यूरेशन कि जैसे आपने बैटरी आज चार्ज की, वो कितने दिन तक वो स्टोरेज रह सकता है, वो 2 ही दिन में उसकी आधी बैटरी चली जाती है। लिथियम बैटरी की बात नहीं हो रही। लिथियम बैटरी आप सोचते हो कि लिथियम कर लेंगे 10 दिन चलेगा, लेकिन आप बताओ लिथियम कितना अवेलेबल है दुनिया में, पहली बात, और जितना अवेलेबल है वही इतना महंगा है। ठीक, और उससे आप पूरे घर की बिजली के लिए स्टोर करने चलोगे तो कितना नुकसान हो। मिला है, लेकिन आप सोचो कितना, नहीं लिथियम मिला है कश्मीर साइड में अभी, लेकिन क्या है उसके लिए प्रोसेसिंग होती है, उसको रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। 97% से ज़्यादा सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। 97 क्या, आई थिंक 99% सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं। लिथियम ट्रायंगल है आपका साउथ अमेरिका में, कौन कौन सी कंट्री है बताओ। साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जहां लिथियम का बहुत बड़ा रिसोर्स है, बताइए। मान लीजिए 3 तुक्का मारना पड़ेगा आपको, एक थोड़ा मारना पड़ेगा। चिली तो कॉमन सेंस है, तुक्का मत बोलिए उसको, दूसरा बोलिए। ब्राजील नहीं है, बोलीविया है। ब्राजील के साथ ट्रायंगल कैसे बना है? नहीं बनने तो कहीं बन सकता है मैम, ट्रायंगल कहीं बन सकता है, लेकिन बोलीविया है, आई थिंक बोलीविया ही है ना, मैं भी श्योर नहीं हूँ, बोलीविया ही है। तो चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना है, ये 3 कंट्री, ब्राजील नहीं है उसमें। ठीक, तो ये तीनों में वहाँ पे लिथियम है, लेकिन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट करना पड़ता है। ठीक, और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल हजार्ड होता है, और उसके बदले जितना निकलेगा उससे अच्छा हम कोयला तब नुकसान कर लें। जब इन्वायरमेंट को ही बर्बाद करना है तो आसानी से कोयला जला लो, तो वो ज़्यादा फिजिबल नहीं है। वो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में कम मात्रा में यूज़ होता है, अब चूंकि लोगों का कंजम्पशन बढ़ गया इसलिए समस्या बढ़ रही है। लेकिन जितना आप बिजली के लिए स्टोर करने चलोगे ना, आप सोचो छोटा सा मोबाइल में बैटरी आता है, कितने का आता है, 2000 रुपये का, 5000 रुपये का। आपके घर का इन्वर्टर इतना बड़ा है, उस साइज का लिथियम लेने चलोगे या उतनी कैपेसिटी का लिथियम, कितने वाट का, 15 वाट का होता है, 15 वाट या 15 वोल्ट लिखा होता है। आपका एक बल्ब जो होता है, आपका एक एलईडी होगा, 15 वाट के अराउंड होगा, मतलब एक बैटरी से एक एलईडी चलाओगे और पूरे घर का कंजम्पशन उठा लो। उतना बड़ा अगर आपको लिथियम की बैटरी चाहिए तो कितने रुपये आप लगाओगे, समझ रहे हो। और उसको लिए बनाने में गवर्नमेंट को कितना, उसको कंपनी कितना खर्चा लगेगा। तो अल्टीमेटली आप ढूंढना चाह रहे हो कि जिसमें लेस लॉस में या फिर लेस खर्चे में और लेस स्पेस में, खर्चा और स्पेस, आप बहुत बड़ा स्टोरेज फार्म बना सकते हो, जैसे इलॉन मस्क ने बनाया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बट उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ठीक, उसमें खर्चा बहुत आता है। तो बस यही हो रहा है, ड्यूरेशन और स्टोरेज एक ऐसी समस्या है, इसी सारा आज की डेट में रिसर्च चल रहा है। हमारे पास सन है, सन से बिजली भी कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसमें और टेक्नोलॉजी आएगा और सस्ता करेंगे, लेकिन स्टोरेज जिस दिन सही हो गया ना, हमें कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी पेट्रोल वगैरह की, हाइड्रोकार्बन्स की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। जो कार्बन्स वगैरह जो इमिशन होता है उसका सब मामला कंप्लीट हो जाएगा। लिथियम ट्रायंगल में कौन, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, ये 3 कंट्री। रिन्यूएबल एनर्जी इज ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर इन द एनर्जी मार्केट।
ये आप लिख सकते हो, आगे एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज़ें होती हैं आज की डेट में। आपको विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और आपका टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक, ये सारे हैं। इवन बायोगैस इज ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी, है कि नहीं है? बताया था ना यार। ग्रीन हाइड्रोजन भी हो गया आपका, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो। लेकिन बायोगैस क्यों है? नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल नहीं होगा, है? नहीं है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का सिंपल मतलब नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्राउन और वो नहीं है, ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन आता है ना, ग्रे, वो सब नहीं है। उसका रीजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है कि आप उसको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से बना रहे हो, ठीक। उसका जो जैसे क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है जब उसको ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वाटर प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके लिए में ऑलरेडी टू मच एनर्जी चाहिए। नाभिकीय संलयन के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। नाभिकीय विखंडन के लिए सिर्फ हमको क्रिटिकल मास का वो हो, यूरेनियम या जो भी चीज़ हो, जो भी एटॉमिक वो हो, और उसके बाद से हमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करना होता है, वो विखंडित हो जाता है, उसमें से एनर्जी निकलती है, वो नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक ना। वो होता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो हाँ, सेम से या जो भी हो, दो न्यूक्लियस को आप मिला रहे हो तो उनमें रिपल्सन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन दोनों में प्रोटॉन होते हैं, दोनों रिपल्स करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा, 1 है तो 1 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, 1 प्रोटॉन हो गया। इधर ऑक्सीजन में भी होगा, वो दोनों रिपल्स करेंगे, तो उनको एक साथ लाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। जब वो होगा उसके बाद वो फिर एनर्जी निकालेगा और फिर साथ में बाय प्रोडक्ट क्या होगा? H2O होगा, बाय प्रोडक्ट पानी होगा। तो जो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से लाए हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। अगर कोयला जला के और उसको हमने जमीन के अंदर ट्रैप कर दिया, या फिर जो CO2 निकल रहा है उससे जो भी एनर्जी सोर्स है उसको ट्रैप कर दिया तो वो ग्रे हो गया। और मान लीजिए उसको हमने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया तो ब्लैक हाइड्रोजन आ जाता है। ये 3 हाइड्रोजन में डिफरेंस बस इतना है, प्रक्रिया सेम है, जो पीछे से एनर्जी दे रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि उसका जो सोर्स का माध्यम हो उसको हम फिर से पैदा कर सकें या फिर वो हमारे पास खत्म ना हो। जैसे कि आपका बायोगैस हो गया, गोबर जब तक है धरती पे, कचरा जब तक है धरती पे, तब तक हम गोबर गैस, बायोगैस चला सकते हैं। अब वो होगा ही होगा, जब तक जानवर हैं, कैटल्स हैं, इंसान है, वो होगा ही होगा। फिर आपका जो आता है आपका वाटर हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल, क्योंकि आपका पानी गिरता रहेगा। आपका जो मतलब हाइड्रो एनर्जी जो हो गया। फिर आपका सन एनर्जी, सन का मतलब अब हो सकता है कोई तर्क दे दे कि भैया 1000, 2000 साल, 2000 करोड़ साल बाद सन खत्म हो जाएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन की बात करो। हमारे जीवन में सन नहीं खत्म हो रहा है, ठीक। तो हो सकने वाली बात नहीं, वो कुतर्क होता है एक्चुअली में। तो लॉजिकली ये है, सन है वहाँ से आता रहेगा। विंड एनर्जी, हवा बहना बंद नहीं होगा, जिस दिन बंद हो गया हम लोग बंद हो जाएंगे। बिजली की टेंशन क्या है, जान की टेंशन सोचो, तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लकड़ी क्या है? जो फॉरेस्ट है वो रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? आप बताइए ना। तो खत्म हो जाएगा, पैदा नहीं कर सकते हो, वो टाइम लगेगा, लेकिन उसको रिन्यूएबल में रख सकते हो। इस पर डिबेट है कई। कोयला भी तो बन सकता है, लेकिन टाइम लगता है, तो उसको रिन्यूएबल में क्यों नहीं? आप पौधा लगा के आप 5 साल के अंदर फॉरेस्ट खड़ा कर सकते हो। सेम लकड़ी नहीं खड़ा कर सकते हो सकता है कोई लकड़ी 25, महोगनी की लकड़ी 35 साल लेती है, इमली की लकड़ी 25-35 साल लेती है, आम की लकड़ी 5 साल में तैयार हो जाती है, ठीक। यूकेलिप्टस 1 साल में तैयार, 2 साल में तैयार हो जाता है। सागौन 10-12 साल में तैयार हो जाता है, जानते हो ना। बैम्बूज आपका 6 महीने साल भर में तैयार हो जाता है। तो रिन्यूएबल है कि नहीं? रिन्यूएबल है वो, बशर्ते है क्या कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम कंजम्पशन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। तो फॉरेस्ट इज ए काइंड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, इज ए काइंड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। पता कर लेना, इस पर काफ़ी डिबेट है, इसलिए बता रहा हूँ। ये पूछ देता है वैसे आंसर में तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेंस में कहाँ आएगा, बट याद रखना, इस पर देख लेना, चेक कर। हाँ, मिल्क जो है नॉन वेज है, वीगन नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं, नॉनवेज भी नहीं होता, सॉरी, नॉनवेज नहीं है मिल्क। एक्चुअली क्या होता है, इसको रखा गया वीगन और नॉन वीगन। वीगन मतलब ये होता है कि आप टोटली कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, चाहे वो मिल्क हो, दही हो, घी हो। वीगन मतलब जो प्योर वीगन होते हैं, जैसे अभी रितेश देशमुख की औलाद शायद बनी है, उनके 2 बेटे हैं, तो वो वीगन बने कुछ दिन के लिए, ऐसा मैं सुना था शायद। हाँ, कुछ दिन के लिए, जो भी, आई डोंट नो, मैं शायद कहीं पढ़ा था, न्यूज़ पढ़ा था। तो वो क्या करेंगे कि अब कोई भी दूध, दही, पेड़ा, मिठाई जो मिल्क से बनती है, दही से बनती है, और उसके साथ साथ क्या, मांस भी आप छोड़ दिए, अंडा भी छोड़ दिए। मतलब जो भी चीज़, जो जैसे कि आप मान लीजिए फल जो है, फल तो नहीं है, फल तो प्योर आपका वेजिटेरियन हो गया, पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो जो पौधे से, जो प्लांट से चीज़ें मिलेंगी वो आप खाओगे, प्योर वीगन वो होता है, ठीक। और वेजिटेरियन क्या होता है कि वो मिल्क लेगा, दही भी लेगा, पत्ता भी खाएगा, वो वेजिटेरियन में आ गया। लेकिन जब वो मांस वगैरह खाना चालू कर दिया
तब वो या तो नॉन वेजिटेरियन या ओमनीवोर्स में आ जाता है। अगर दोनों खा रहा है तो ओमनीवोर्स हो गया, और सिर्फ मांस खा रहा है तो वो कार्निवोर्स में आ गया। ठीक, तो वीगन मतलब बस ये होता है कि वो दूध दही जो भी एनिमल प्रोड्यूस चीज़ें हैं उसका त्याग कर दोगे, चाहे वो मांस हो, अंडा हो, दूध हो, दही हो या मिठाई हो उससे बनी हुई। ठीक, रिन्यूएबल में अगर कभी आएगा तो कहानी लिख देना, दिमाग में इतना तो होगा 4-5 रिन्यूएबल चीज़ें होंगी, 5 से ज़्यादा क्या लिख लोगे भाई। सन है, हवा है, पानी है, ठीक, जियोथर्मल हो गया, धरती आकाश, ठीक ना, जो आपका पंच तत्व है सब याद रख लेना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज से में आसमान से सोलर मिल गया, जल हो गया, पावक मतलब पावक तो आग नहीं है, आग तो नहीं बोल सकते हो, आग से लेकिन जियोथर्मल है, और समीर से है। फिर उसके से वेब, समुद्र है तो वेब देख लेना, टाइडल एनर्जी वो हो गया आपका, गोबर गैस हो गया, ये काफ़ी हैं इतने। इनके सोर्सेज बता दे रहे हैं, इनके सोर्सेज रिन्यूएबल हैं, फिर से पैदा हो सकते। टाइडल क्या होता है मैम? जो समुद्र की लहरें होती है, समुद्र में हमेशा लहरें चलती हैं, वो तो जोग्राफिकल रीजन है भाई, हवा चल रही है, फिर ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा जो उसके चंद्रमा के अट्रैक्शन से होता है। ठीक, तो इससे हमेशा वेव चलती रहती है। होता क्या है कि वहाँ पे अगर ऐसा वेव का लेवल ऐसा होता है कि वहाँ पे पानी, मतलब यहाँ पर बनाया एक डैम टाइप में बनाया जाता है, टाइडल एनर्जी ऊपर आती है, पानी ऊपर आता है, पानी अंदर जाता है, घुमाता है पैडल को और फिर निकल जाता है। ठीक, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि वहाँ पे हम रिसेप्टर रखते हैं, जो कि पानी आता है तो वैसे हिलता है, तो जब हिलता है तो मैकेनिकल मूवमेंट हुआ, तो मैकेनिकल मूवमेंट से जुड़ा होता है, तो वहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है। तो 2 तरीके होते हैं, एक कि वहीं पे जो पानी, ज्वार भाटा का पानी उठ रहा है, उसको हम किसी डैम की या छोटा सा बना के एम्बार्कमेंट उसमें रखें, फिर वहाँ से उस फोर्स को यूज़ करके व्हील चलाएं, और वहाँ से याद रखिएगा जो भी व्हील प्रोड्यूस होगा किसी मैकेनिकल एनर्जी से ही प्रोड्यूस होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट वाला हो, मतलब इन सब में बता रहा हूँ। और जियोथर्मल में क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो हीट है, गर्मी है, वहाँ तक हम जाते हैं, वहाँ पर अपने लगाते हैं रिसेप्टर, वहाँ से एनर्जी बाहर आती है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उससे पानी उबाल लिया, पानी उबाल के फिर टरबाइन चलाया, फिर निकाल लिया। ये मैक्सिमम उत्तराखंड और हिमाचल में इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, टाइडल में गुजरात पे चल रहा है। ठीक, विंड में हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, इसमें चल रहा है। सोलर तो हर जगह चल रहा है। ठीक, सोलर पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, उस पर भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, वो देखना, अभी तो इस पर नहीं बनेगा बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका 3D प्रिंटिंग पे आ जाइए। इट इज़ ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्टर इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इवन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। पहले क्या होती थी? 2D 3D में अंतर सबको पता है जी, 3 डायमेंशन जिसमें बताया लेंथ, हाइट और विड्थ। ठीक, ये रूम का फ्लोर जो है ये 2D है, रूम का फ्लोर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन जब इसमें हाइट जोड़ देते हैं तब ये रूम बनता है, वरना सिर्फ फ्लोर रहेगा। अब ये रूम बन गया, तो ये क्या है? 3D हो गया, 3 एक्सिस हो गया। तो जो हम पिक्चर देख रहे हैं इट्स ए 2D पिक्चर, बट इसके पीछे जो है पूरा थिकनेस इसका बोर्ड का ये हो गया 3D। ये थिकनेस, ये बोर्ड 3D है, ये पिक्चर 2D है। अब इस 3D प्रिंटिंग से क्या होगा कि जो पिक्चर में दिख रहा है ऐसा हूबहू बन सकता है बाहर, बन सकता है बाहर मशीन के थ्रू। तो वो 3D में क्या है, जैसे पिक्चर आप पेपर पे पिक्चर है उसको आप सिर्फ टच कर सकते हो, ठीक है, उसको फील नहीं कर सकते हो पेपर पे, लेकिन 3D में क्या है कि उसको, उस ऑब्जेक्ट को आप हाथ में टच कर सकते हो। ठीक, ये बेसिक मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। आज के डेट में 3D प्रिंटिंग इतनी आगे बढ़ गई है कि अब बायोजेनेटिक एडिटिंग होती है वो वाली 3D प्रिंटिंग भी हो रही है। मतलब कि आपके शरीर के जो पार्ट्स हैं वो भी 3D प्रिंटिंग से बन सकते हैं, 3D प्रिंटर से कुछ पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हड्डी, एक रिब्स है, ये दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें मान लीजिए कोई डिस्क इसकी एक खराब है, तो अभी चल रहा है, काम भी चल रहा है, इस पर हो भी रहा है कि नेसेंट स्टेज में ही है कि हम चाहें तो एक डिस्क बना के, जैसे पहले जाएंगे आपका DNA वगैरह बाकी चीज़ें देखेंगे, क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर, वो देखेंगे। ठीक, अब वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा, वो डॉक्टर जानेंगे, इंजीनियर जानेंगे। उसके से क्या होता है, उसका 3D मॉडलिंग बनाया जाता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में उसका 3D मॉडल ऐसे दिखेगा आपको। उसका उस 3D मॉडलिंग की स्लाइसिंग होती है, मतलब कंप्यूटर में ही डिजिटल कटिंग हो जाएगी उसकी, और उसके से वो मशीन में दे दिया जाएगा जिस मशीन से छपना है, और उसमें वो मैटर डाल दिया जाएगा जिससे बनाना होगा। आप 3D प्रिंटिंग प्लास्टिक का भी कर सकते हो, कांच का भी कर सकते हो, आप उसके सीमेंट डाल दो, सीमेंट का घर बना देगा। आज की डेट में घर बन रहे हैं 3D प्रिंटर से। ठीक, तो वो क्या है, बस उसने मटेरियल बदला, आपने टेक्नोलॉजी बदली, कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है कि वो 3D प्रिंट कर रहा है। तो 3D प्रिंटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ये अलग अलग तरीके से होगा। अब ऐसा थोड़ा होगा जिससे सीमेंट से घर बना रहे हो जिस मशीन से, उसी से आप ये बना दोगे, इसका अलग बना होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 3D में बना सकते हैं। तो अगर 3D पे आ गया तो इसको आप हर टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो, हेल्थ में डाल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल सकते हो, आप नए तरीके का एजुकेशन में इनोवेशन के लिए डाल सकते हो, जी रिसर्च में डाल सकते हो, एमुनेशन में बना सकते हो, नए नए तरीके के गन्स बन सकते हैं 3D प्रिंटिंग से।
हमें बस एक बार उनका मॉडल चाहिए उसका हम छाप के बना लेंगे, ठीक। 3D प्रिंटिंग से हम कोई भी चीज़ का हम बेसिक टॉय या उसका कॉपी बना सकते हैं। इसके खतरे भी डालो। केवल कंप्यूटर में ही बनेगा कि रियल में भी इसको बनाना है? रियल में भी बनेगा। भाई ये रियल में बन के आएगा, हाथ में इसको छू सकते हो। जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड आपको दिखाना, इसका हमने क्या किया, एक मॉडल बना दिया। हाँ, कैड या कैडी पर जाके 3D बना दिया, कैड या जो भी उसका सॉफ्टवेयर हो, 3D बनाया, उसको स्लाइसिंग किया कि यहाँ से ये हिस्सा कट के, ये हिस्सा कट के, ये हिस्सा कट के, सिर्फ डिजिटल, फिजिकल नहीं, फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हमने मशीन में डाल दिया और उस मशीन में मान लीजिए हमने प्लास्टिक डाल दिया, प्लास्टिक पिघला के डाल दिया और उसका कमांड दे दिया, तो पहले क्या करेगा, उसको फुटिंग बनाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर बनते बनते आपको लास्ट में ऐसे मिलेगा, 3D ऑब्जेक्ट मिलेगा, पूरा तैयार करके मिलेगा। 3D घर बनने लगा है आराम से, चाइना वगैरह में 3D घर बन रहा है, बड़ी मशीनों की किरान टाइप में, क्रेन होता है ना, ऐसे किरान बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो वही बता रहे, वैसी होगी, ऊपर से मसाला वगैरह सब उसका होगा, इधर मोल्डिंग लगा है, वो खट 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 गिराते जाएगा, बनाते जाएगा, उसको पूरा डिजाइन पहले दिया गया, उसके हिसाब से सब बनाते चला। हाँ, ये देखिए, ये 3D मॉडल है, ठीक। ये सीमेंट का बन रहा है, इधर आपका बायोटेक्नोलॉजी वाला है और इधर आपका प्लास्टिक वाला है, ठीक। 3D के भी आप इसमें देखोगे कि क्या क्या इसका अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, देख लेना आप इसका, ठीक। देख के अपने हिसाब से कभी 3D पे क्वेश्चन लिख देना। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के सब एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हजारों आपके दिमाग में आ सकते हैं। मैं बताया ना शुरू में, इसमें भी तो आ जाएगा हाँ इसमें भी आ जाएगा, किसमें, डिस्ट्रक्टिव में भी आ सकता है। डिसरप्टिव में बोल रहा हूँ ना, अगर इसका नेगेटिव पूछ लिया तो मान लीजिए सिक्योरिटी में, अगर नेगेटिव पूछ लिया, सिक्योरिटी पे आप क्या करते हो कि आपके पास अगर मेटल की गन है, चेक हो जाता है, लेकिन आपने मान लीजिए प्लास्टिक की गन बना ली, प्लास्टिक की वैसी अच्छी गन बना ली, बुलेट बना ली अच्छा, और नज़दीक से जाकर किसी को शूट कर दिया, .22 की गोली इतनी छोटी होती है, मारिए आदमी की जान चली जाएगी, नज़दीक से मार दिया तो आदमी की जान जा सकती है। .22 की गोली, .22 राइफल कितनी छोटी होती है, ठीक। और वहीं पे 303 की इतनी बड़ी होती है जो राइफल में पड़ती है, कभी उठाया कभी छुआ हो तुम लोगों ने, हाँ, तो उसमें 303 की पड़ती है बड़ी वाली। फिर उसके ऊपर चले जाओगे LMG की और बड़ी होती है, फिर उसके बाद से चले जाओ तो फिर मिसाइल वो होता है, तोप होता है, तो सब बुलेट्स हैं, अलग अलग तरीके के बैरल्स के, अलग अलग तरीके के बुलेट्स हैं। आप मान लीजिए प्लास्टिक की गन बना लिए और उसमें इतनी बड़ी गोली बना ली है प्लास्टिक की, और उसको इसी इम्पल्स से मारेगा वो आपके सर पे, जाने की संभावना है मरने की। आप कहाँ से चेक कर लोगे आप, नहीं तो केमिकल नहीं तो कुछ और होगा, केमिकल नहीं भी हुआ तो कोई और इम्पल्स हो सकता है। स्प्रिंग वाली गन आज के डेट में चलती है, वो और इफेक्टिव हो सकती है, 3D ऐसा बना दिया जाए तो उससे क्या होगा कि सिक्योरिटी की थ्रेट है हर तरीके का। फिर उसके से क्या है कि आप ये जो कर रहे हो जेन वाला, इससे आप क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी लाओगे, क्या क्या वो सोशली या एथिकली वो चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी। बट मैक्सिमम 3D में पॉजिटिव ही है। 3D टेक्निक में खास बात याद रखना, एथिकल डायलेमा तब आता है जब उसमें कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट या सोसाइटी कहीं इन्वॉल्व होती है। जहाँ पर इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगा, सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, सोशल स्ट्रक्चर को दिक्कत है, वहाँ पे होगा। 3D में ज़्यादा नुकसान नहीं पाओगे। 3D में सिक्योरिटी के अलावा आई डोंट थिंक कोई तुम्हें मिलेगा। सिक्योरिटी बस एक इशू है, बाकी ढूंढ लेना, कमी तो ढूंढना पड़ेगा अगर देना है तो। बताओ। हाँ ये तो हो गया, ऑटोमेशन आ गया, रोजगार कम हो गया, हाँ दूसरा जॉब लॉस हो गया। तीसरा बताइए। इसको चलाने के लिए आपको चाहिए जो कि ट्रेंड होना चाहिए, नहीं रहेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। ये सब पानी खराब है, स्किल की बात होती है, ठीक। और हाँ चैलेंजेस में आएंगे, सिक्योरिटी आ गया, जॉब लॉस हो गया, स्किल रिक्वायरमेंट हो गया, फिर लिमिटेशन में मटेरियल, हर चीज़ का मटेरियल अवेलेबल होना, ठीक। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी डाल सकते हो कि हो सकता है जो कर रहे हैं क्या उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, ये चीज़ हो गया। तो आप 3D को याद रखना। 3D क्या है, एक 3D प्रिंटिंग हैज डिसरप्टेड द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड को डिसरप्ट किया है, अलाउइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। कस्टमाइज मतलब अपनी तरफ से कस्टम करके बना सकते हो, एंड रिड्यूसिंग लीड टाइम। तो ये फायदा है कि जो काम करने में समय लगता था उसको कम कर दिया। तो ये इसका बेनिफिट है। 3D प्रिंटिंग जो 2D था उसको 3D में आज की डेट में हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसका हेल्थ डाल देना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ में हो गया, मतलब इसका बेनिफिट हेल्थ, एजुकेशन, आपका इनोवेशन, साइंस, हर जगह जहाँ जहाँ दिमाग है वहाँ। किसानों के लिए हो सकता है, कोई नए तरीके का टूल बनाना है 3D प्रिंटिंग से बन सकता है। किसी का प्रोस्थेट लेग बनाना है, भाई उसका क्या शरीर था, किस हिसाब से था, वो पूरा संरचना देखेगा, उसके हिसाब से बना देगा। 3D प्रिंटिंग आराम से प्रिंट दे देगा, कंफर्टेबली आप फिट कर सकते हो। उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कपड़ा वपड़ा लगाना पड़ता है, फिर घुसाना पड़ता है, समझ रहे हो। वो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। लिम्स, फिजिकल लिम्स जो हो गए, मान लीजिए किसी की उंगली वगैरह कट गया है तो उसको उस तरीके से बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मेडिकल में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, बाकी जहाँ जहाँ आपका दिमाग है, जहाँ जहाँ 3D चीज़ें हैं, पढ़ाने में काम आ सकता है,
हम मॉडलिंग बना सकते हैं, आराम से इजीली बना सकते हैं। डिसरप्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, डिसरप्टिव, डिसरप्टिव मतलब होता है विघटनकारी या फिर बाधाकारी, और डिस्ट्रक्टिव तो होता है विनाशात्मक होता है। ठीक, तो डिसरप्ट मतलब कि वो, ये एक्चुअली नाम आया है हार्वर्ड का जो प्रोफेसर था, मैं बताया था, क्लिंटन क्रिस्टन करके नाम है, हार्वर्ड का प्रोफेसर है, फर्स्ट स्लाइड में बताया था। उसका बुक है द इनोवेटर डायलेमा, इनोवेटर की दुविधा, उसकी एक बुक है जिसमें उसने ये वर्ड कॉइन किया था। और होता क्या है कि आपका आज के जो मॉडर्न वो होते हैं, चलो पहले स्लाइड में दिखा देता हूं मैं, जो मॉडर्न आपके वो होते हैं जितने भी, ये बंदा क्रिस्टन, इसका नाम है द इनोवेटर डायलेमा, बुक का नाम है। इसमें ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक प्रोफेसर है जिसने इस नाम को दिया था। तो अगर कभी भी आ गया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे से आ गया, क्वेश्चंस आ गया, आप लिखोगे और जितनी टेक्नोलॉजी जिन्होंने एक रेडिकल चेंज लाया मार्केट में उनका नाम डालोगे। ठीक, सही है, आगे बढ़े। सतोशी नाकामोटो, तो वो ब्लॉकचेन हो गया, वो बिटकॉइन इज बोल सकते हो, बट एक्चुअली उसके मूल पे जाना, उसका मूल था ब्लॉकचेन, वो सतोशी नाकामोटो ने नहीं बताया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाद में डेवलप हुई, किसने डेवलप की, कैसे डेवलप की, ये पूरा पीरियड से डेवलप हुआ है। सतोशी नाकामोटो ने सिर्फ उसका फायदा लेके उसी पैटर्न पर उसने एक बिटकॉइन बना दिया, उसने करेंसी बनाई, एक डिजिटल करेंसी बनाई उसी पैटर्न पे। तो जो ब्लॉकचेन है वो टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट यूज कर रही है ब्लॉकचेन। गवर्नमेंट आज के डेट में डाटा स्टोर करने के लिए लैंड डाटा और सब चीज को ब्लॉकचेन यूज कर रही है। ब्लॉकचेन में आएंगे, ये नाम हो गया, आगे बढ़े। ठीक, ये बताया, ये ब्लॉकचेन आ गया। ब्लॉकचेन में क्या क्या होता है, ब्लॉकचेन में क्या होता है, देखिए यहां पे जितने कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लॉक और चेन, दो चीज होता है, ब्लॉक होता है और चेन, ये दो नाम से बनता है ब्लॉकचेन। ब्लॉक मतलब क्या हुआ कि आपने जो इंफॉर्मेशन यहां पे है ये दूसरे को दी, ठीक, अब क्या हुआ, सिर्फ दो लोगों के बीच में, ये दो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनमें से दूसरा चीट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए ये कई और कंप्यूटर से जुड़ा हो, ठीक, कई और कंप्यूटर से जुड़ा हो, ये भी कहीं जुड़ा हो, ये भी 2-4 कंप्यूटर से जुड़ा हो, ये भी 2-4 कंप्यूटर से जुड़ा हो, ठीक, वो क्या हुआ है, ये इसका जहां जहां ट्रांजेक्शन इस इंफॉर्मेशन का हुआ है, ये सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, जहां जहां इंफॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन हुआ है, और जहां जहां होगा वहां पे एक होता है वर्ड हैश। हैश जो होता है वो पुरानी मेमोरी होती है, हैश बोलते हैं, वो हैश ही वो ब्लॉक बनाता है। तो जो पुराना HAS बोलते हैं उसको, HASH होता है, शायद मैं स्पेलिंग में आई थिंक मिस्टेक होगा मेरा, ई होता है, हाँ HASHE होता है, ठीक, हैश। तो ये हैश जो होता है ये क्या होता है, हर ब्लॉक की मतलब इंफॉर्मेशन होती है। तो जब यहां से ट्रांजैक्शन हुआ, फिर यहां से हुआ, तो ये पिछले वाले की मेमोरी इसके पास होगी, फिर यहां से हुआ, फिर यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां गया, तो जहां जहां जाएगा वहां वहां उसकी हैश मेमोरी हर ब्लॉक में ऐड होती जाएगी। और साथ में क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्टिविटी और साथ में ब्लॉक बनता जा रहा है। तो हैश जो है वो इंफॉर्मेशन रखता है कि इसका पिछला ट्रांजेक्शन क्या था। तो जब हमको मान लीजिए कल को ये इन दोनों ने इसमें और इसमें ट्रांजेक्शन करना है बिटकॉइन का, ठीक, एक बिटकॉइन का कोई या फिर किसी इंफॉर्मेशन का या फिर लैंड रिकॉर्ड का ट्रांजैक्शन करना है। अब मान लीजिए इसकी नीयत खराब हो गई कि मुझे इसमें चीटिंग करना है, तो चलो ये इसके कंप्यूटर को हैक कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन यहां भी अवेलेबल है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, समझ रहे हो, इन सबको तो हैक नहीं कर पाएगा। तो डिसेंट्रलाइज हो गया, इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज हो गया, किसी एक बंदे के पास किसी एक कंप्यूटर में नहीं है, डिसेंट्रलाइज हो गया। अब वो किस पे हो रहा है, हैश के बेसिस पे, उसके पुरानी हिस्ट्री क्या है, ठीक। और सबसे खास बात क्या हुआ, इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स में डाटा चला गया, किसी एक स्टोरेज में नहीं है, किसी भी एक सर्वर में नहीं है, हर जगह पे फैला हुआ है, ठीक। खास बात क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हैश जुड़ता जा रहा है, जितने ज्यादा हैश जुड़ता जाएगा वो कोडिंग और टफ होती जाएगी, उसको ब्रेक करना आसान नहीं है। कभी मत कहना साइंस में कि ये पॉसिबल नहीं है, साइंस में कुछ भी पॉसिबल है। क्यों, खतरा बता रहा हूं बिटकॉइन को खतरा सबसे बड़ा है तो वो है क्वांटम कंप्यूटिंग से। क्वांटम कंप्यूटिंग जिस दिन आ गया फुल स्पीड में, अभी तो नेसेंट स्टेज पे है, ठीक, जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग फुल स्टेज पे आ गया तो जो कल भाई इस सबको, मान लीजिए मेरे पास, मैं बहुत बड़ा हैकर हूं, मैंने इसका कंप्यूटर हैक किया और मेरे पास क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, मैंने सबका कंप्यूटर हैक कर लिया। जो काम मुझे पहले 2 घंटे में करना पड़ता था मैं 2 सेकंड में कर दे रहा। क्वांटम कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी क्या है कि वो जो है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर था उससे कई लाख गुना फास्ट काम कर सकता है, बहुत ज्यादा, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सब हैक करके पूरा इंफॉर्मेशन चेंज कर देंगे, हम नया बिटकॉइन पैदा कर देंगे, ठीक। तो इसलिए खतरा क्वांटम कंप्यूटिंग को। बिटकॉइन में बस याद रखना, कभी भी लिखना तो एक ब्लॉक वर्ड आएगा आपका, ब्लॉक,
दूसरा चेन आएगा, CHAIN चेन, और तीसरा हैश आएगा, HASHE हैश आएगा। ये 3 होगा। सारे कंप्यूटर बनाना ऐसे ऐसे जैसे बना है, और देखो इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट, ऐसे ऐसे कनेक्ट है। और इसमें क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करते हो, या फिर आपने कोई बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन किया, तो आप ये सोचते हो कि दूसरा बंद, सबका अप्रूवमेंट चाहिए, सब अप्रूव करेंगे तभी होगा। उसमें क्या होता है कि उनको अप्रूव करने में कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, ठीक, तो वो हो जाता है। अब उसका टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है मुझे, बट सबका अप्रूवल जब मिलेगा तब ट्रांजेक्शन होता है। इसको हैक करना भी तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसीलिए तो बिटकॉइन का रेट देखिए कहाँ से चालू हुआ था, 1000-1200 से कुछ चालू हुआ था, कहाँ से पहुँच गया आज, समझ रहे हो, कई लाख चल रहा है आजकल, 40-42 लाख चल रहा है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में कितना क्वांटम कंप्यूटर बन चुका होगा? अभी पूरे वर्ल्ड में कहाँ बना मैम, अभी गूगल बनाया है बस, और 1-2 छोटी मोटी कंपनियां रिसर्च चल रही है, नेसेंट स्टेज में है। पहली बात है, क्वांटम कंप्यूटर नहीं बना है, याद रखिए। वो उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग में आएंगे, अभी आज तो नहीं पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग में उसके लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक, लो टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद से कहीं भी एक एरर नहीं होना चाहिए। अगर गलती से एक एरर हुआ तो जितना फास्ट वो काम कर रहा है उतना फास्ट वो गलत एरर भी करेगा। जब भाई उसकी कैपेबिलिटी क्या है, फास्ट करना। अगर उसमें गलत डालोगे तो फास्ट गलत करेगा, सही डालोगे तो फास्ट सही करेगा, समझ रहे हो। थोड़ा भी एरर उसको नहीं चाहिए, उसके लिए सही इन्वायरमेंट चाहिए। तो सबके पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना रिसोर्स नहीं है, उतना पैसा नहीं कि हर कोई कर सके। गूगल कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी में यही होता है, आज जो हो रहा है आज के 5 साल बाद वो सच दिखेगा आपको, समझ रहे हो। आप देखो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में ग्राहम बेल ने कब लाया था फ़ोन, और आज होते होते फ़ोन क्या है भाई, आपकी घड़ी में फ़ोन आ गया है, टच करो आंसर हो जाता है, समझ रहे हो। तो कहाँ से कहाँ चले आए आप लोग, कम्युनिकेशन का माध्यम बदल गया। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर, क्वांटम कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फ्यूचर है। लेकिन सोचो वो दोनों मिल गए एक साथ, AI पहले तो स्मार्ट बन रहा है, और दूसरा साथ में क्या करेगा कि वो कंप्यूटर से, क्वांटम कंप्यूटर से फास्ट काम करेगा। और फिर अगर उसको गलत हमने सिखा दिया कि बेटा मारो दूसरे को और कब्जा करके रखो, तो उसके लिए दुश्मन कौन है, हम लोग पहले होंगे। इसमें बहुत सारी बुक लिखी गई है, बहुत सारी अच्छे US के राइटर्स ने फिक्शनल बुक लिखी है, बहुत सारी मूवीज़ बनी है, मैं तो 1-2 का नाम बताया हूँ। और रियली एक मूवी है, मुझे नाम नहीं याद पड़ रहा, मैं बताऊंगा, वो मूवी देख लोगे, रिसेंटली 2018 या 19 की है। उसमें देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें रहता है एक साइंटिस्ट रहता है, वो बनाता है चिप छोटा सा, ठीक, वो चिप बनाता है, वो चिप ये बोलता है कि आप मुझे किसी ह्यूमन में फिक्स कर दो, किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दो मुझे, तो मैं थोड़ा इससे बेहतर काम करूंगा, ठीक। फिर वो AI जब ये नहीं मानता है तो AI इसके सारी चीज़ों को हैक कर लेता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और फिर उसी को फोर्स करता है। वो क्या करता है, अपने एक फ्रेंड को बुलाता है, एक फ्रेंड को और उसकी वाइफ को बुलाता है, फिर दोनों उससे मिलते हैं, खाना वाना होता है, चले जाते हैं। वो ऑटोमेटिक कार से जा रहे होते हैं, ऑटोमेटिक कार से। वो रास्ते में कार अपने आप रास्ता बदल देती है और डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो AI उसको हैक कर लेता है, कार को। वहाँ से वो AI चूंकि सर्वर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर में है, और वहाँ से हैक करता है, उसकी कार डाइवर्ट होती है, एक जाती पुल के नीचे, वहाँ पर कुछ गुंडे पहले से रहते हैं, वो उसकी वाइफ को मार देते हैं और इसको पैरालिसिस कर देते हैं, इसका पैर भी वो कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ऐसा कि ये पैरालिसिस हो जाए, इसको चल ना पाए, ठीक। अब इसका कुछ विकल्प नहीं बचता है, तो ये अपने फ्रेंड से पूछता है कि यार तुम्हें हेल्प कर दूँ, मैं ये चिप दे दूंगा, तुम हो सकता सही हो जाओ। तो ये लास्ट में हेजिटेशन के साथ भी एक्सेप्ट कर लेता है, और जब चिप लगाता है, चिप इसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, और जब कंट्रोल करती थी चलना चालू कर देता है। वैसे व्हील चेयर पर चलता है, जब चिप जब बोल देता है, कमांड दे देता है कि आप कंट्रोल करते हो, तो ये उस पर चलने लगता है। फिर वो AI सीखता है कि इसके माइंड में क्या क्या चल रहा है, तो उसके माइंड में सबसे अच्छी मेमोरी उसकी वाइफ की रहती है, ठीक। AI को पता चल जाता है कि इसकी सबसे अच्छी मेमोरी इसकी वाइफ की है, ठीक। AI क्या करता है, धीरे धीरे सबको मारता है, इसके थ्रू इसके दुश्मनों को मारता है, जो लोगों ने इसकी वाइफ को मारा था सबको मारता है। लास्ट में पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि वही साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है, और AI इसके थ्रू साइंटिस्ट को मरवा देता है। जिस साइंटिस्ट ने उस AI को क्रिएट किया था, चिप को क्रिएट किया था, अपने फ्रेंड के थ्रू से मरवा देता है। तो इसका फ्रेंड लास्ट में नहीं चाहता है मारना, ठीक, वो अपने हाथ में ही गोली मार लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन AI उसके माइंड को ही हैक कर लेता है। वो उसको पहले ऑटोमेटिक उसको पावर दे देता है कि हाँ तुम कर सकते हो, बहुत पहले। अब अभी क्या करता है, AI हैक कर लेता है और इसको दिखाता है इसकी वाइफ की मेमोरी। इसको लगता है इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मतलब कि ये डेड पड़ा हुआ है, मतलब कि अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, और इसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, और जो चाहे वो इससे करवा लो, क्योंकि भाई अल्टीमेटली यहाँ से कंट्रोल होता है ना। हाँ जी, यार आप साइंस में कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर, कभी ये मत बोलना असंभव शब्द मत यूज करना साइंस में। आज की क्या आप बोल सकते हो 2000 साल पहले ऐसा था कि फोन से बतिया सकते थे यहाँ से वहाँ?
क्या? वो राम प्रेमानंद देखते थे सर, कॉन्टेक्ट अरे यार ठीक पहले ही देख लेता था वो ठीक फोन रखते। ठीक है, जितना इजीली चलो साधु के पास हो सकता है सुपर पावर हो, आज के डेट में आपके यहाँ गधा आदमी भी है, उसके पास भी फोन में बतिया सकता है। ऐसा था नहीं था ना? इतना मेहनत लगा सुपर पावर बनने में। आप चलो वो छोड़ो, आप खाना हर चीज देखो ना, लाइफ स्टाइल, टेक्निकल बातें करो। वैसे कोई इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन ठीक है आपने बात कर दिया, हम टेक्निकल बात करो, टेक्निकल बात में क्या क्या हो रहा है वो देखो आप। ठीक, तो टेक्निकली साइंस में कुछ भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बताया, नेटफ्लिक्स और प्राइम आ गया। इन लोगों ने क्या कर दिया है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल के रख दिया है। ठीक, पहले आप सिनेमा हॉल जाते थे, आज अपने घर पर बैठे जो चाहे वो देख सकते हो, जो चाहे वो कहानी अपने घर पर बैठे आप देख सकते हो। ठीक, तो ये मतलब कि इसने क्या किया, इसने एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नया डिसरप्शन लाया। समझ रहे हो, पहले थिएटर होता था, थिएटर के बाद से आपका सिनेमा हॉल आया, सिनेमा हॉल से आज के डेट में ये सीन आया है। बीच में और छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा होगा कि अपने घर बैठे आप जो चाहे वो देख सकते हो, जो कंटेंट चाहे वो। आपको आप केबल पर डिपेंड नहीं होना है कि बिजली है वो केबल वाला आएगा, केबल ऑपरेटर, तब उसके हिसाब से चलेगा, या फिर ऐड देखना पड़े, वो सब नहीं होता। ये आ गया ऑटोमेशन व्हीकल। देखिए सारी कारें एक दूसरे से कम्युनिकेट, यहाँ तो डिस्टेंस देख रही है, कौन चीज़ कहाँ पे है, कहाँ क्या क्या है, कैसे मुड़ना है। यहाँ सारी कारें, अगर सारी कारें ऑटोमेटेड हैं, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब दुनिया में पहली कार आई होगी ब्रिटिश टाइम या उसके मतलब इंडस्ट्रियल एरा के टाइम पे आई थी। ठीक, पहली मैकेनिकल कार जो रोड पे चलती है। ठीक, उस टाइम पे खच्चर और गधों पे या घोड़ों पे या बैलगाड़ी पे लोग चलते थे। तो उस टाइम पे उस कार को कितनी दिक्कत होती होगी, भाई रोड कच्चे थे। ठीक, भाई घोड़े को चलना है, उसके लिए पक्का रोड कौन बना रहा है? उतना मतलब अच्छा रोड बनाते थे, बट उतने अच्छे नहीं, कुछ ही रोड थे जो मेटल रोड थे, मतलब कि वो भी वॉर वगैरह एरिया में और सब जगह बनते थे, बट जनरली जितने सब कच्चे रोड थे। ठीक, और सब जगह से आपको घोड़े गाड़ी ये सब चलता था। तो जब आया होगा रोड पर तो चारों तरफ घोड़ा गाड़ी दिखता होगा, बैलगाड़ी दिखता होगा। समझ रहे हो, उसको कितनी दिक्कत होती होगी उस कार को। आज के ज़माने में ऑटोमेटिक कार देख लो, आज के ज़माने की जो अभी की जो कार है रोड पे हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक कार क्या है, ये उनके लिए बैलगाड़ी है। वो बेचारा आएगा तो हो सकता है अभी ऑटोमेटिक ना चल पाए, क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार है वो ऑटोमोबाइल्स है, उनको चलता है लेकिन इंसान चलाता है, और ये ऑटोमेशन है। मतलब ये इसमें आपको व्हील पे भी कोई बंदा नहीं रहेगा, ये अपने आप दिखेगा यहाँ डिस्टेंस ये है, इससे कटना है, उससे कटना है, आपने जो डेस्टिनेशन डाल दिया गूगल मैप से लेगा, वहाँ पहुँचना है, उसके हिसाब से पहुँचेगा। अभी की दिक्कत है, लेकिन आज के 20 से 30 साल बाद क्या होगा, जब इसी सड़क पे आज के डेट में बैलगाड़ी नहीं दिखती है, सिर्फ रोड दिखती है, तो एक दिन आएगा सिर्फ आपको ऐसी कारें दिखेंगी। फिर ये कारें एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, अबे तुम इससे 2 मीटर आगे बढ़, तू इधर निकल, तू उधर निकल। इससे फायदा क्या होगा, जो आज ट्रैफिक पे हमको 4 लोगों को लगाना पड़ता है तब नहीं पड़ेगा, सारी कारें एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आराम से कट के निकल जाएंगी। समझ रहे हो, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा, फिर उसके बाद से बाकी इसका लॉसेज जो है वो सब नहीं होगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे। तो आप ऑटोमेशन जो है फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। बट इसमें नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव जो तुम्हें बोला ना वो डायलेमा वाला सिचुएशन, एक एथिक्स का बहुत बड़ा पुराना क्वेश्चन है कि आप ऐसे ट्रेन में जा रहे हो, आप ट्रेन के इंजन में बैठे हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक व्हील है, गाड़ी का फेल है, इंफॉर्मेशन पोपो हॉर्न फेल है, सब कुछ फेल है, मतलब कि सब कुछ फेल है उसका, बस एक ही चीज़ है वो है व्हील। आगे जाके ये गाड़ी जो है ट्रैक 2 रास्तों में कटता है। ठीक, ये 2 रास्तों में कटता है, दिख रहा है। यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है। खास बात क्या था कि ट्रेन का रूट ये है। ठीक, ट्रेन का रूट ये है, लेकिन अब आपके पास ट्रेन का व्हील है। आप चाहोगे कि एक बंदा मरे कि 5 बंदा मरे? एक बंदा मरे। उस बेचारे की गलती भी नहीं है, वो अपने सही ट्रैक पे काम कर रहा था जहां ट्रेन जाना भी नहीं था, और ये 5 को पता था कि यहाँ ट्रेन आएगी, फिर भी बदमाशी कर गए, भूल गए, यहाँ बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। गलती इनकी है। क्या ये सही है? मोरली क्या सही है ये किसी एक बंदे को मार के 5 लोगों को बचाना? उसकी भी जीवन का उतना अधिकार है जितना इसके जीवन का है। लेकिन आप सब लोगों ने किस हिसाब से सोचा कि 1 के बदले 5? आपने सीधे उसको यूटिलिटेरियन हिसाब से सोचा कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट, किसी एक का नुकसान हो चले, यही सोचा ना आपने। चलिए वो एक आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपका हस्बैंड हो, हैं? इधर 5 नहीं 50 लोगों को चढ़ा निकल जाओगे। आपकी एथिक्स और मोरलिटी यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन से ड्राइव कर रहे हो। इसका कोई भी सही आंसर नहीं है, इस पर 1-1 घंटे का लेक्चर चलेगा। समझ रहे हो? ये आप यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जाओगे तो सही है, 1 को मार दो 5 को बचा लो, जो होता है आपका जितने भी सिस्टम गवर्नमेंट पॉलिसी ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही होते हैं।
कि आपको कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाना है, मैक्सिमम लोगों को फायदा देना है। लेकिन अगर वहीं पर्सनल स्पेस में आओगे तो आप इसको फोकस करोगे, इसको लूज करोगे। खास बात क्या है कि ये सारी चीजें आपके इमोशन पे चलेंगी। चलो ये दोनों अननोन बंदे होंगे तब एक इसको मार दोगे, इसको बचा लोगे। लेकिन जब आप एक कार है, कार को बोलोगे कि भाई यहाँ पे 5 लोग हैं, 1 लोग हैं, तो वो आपका भाई भी होगा तो मार देगा। अगर आपने इसको बोल दिया कि भाई तुम्हें मैक्सिमम लोगों को बचाना है, तो ये क्या करेगा, आपका भाई यहाँ खड़ा है या आपका प्रिय कोई लव्ड वन खड़ा है और यहाँ 5 लोग खड़ा हैं, इसको पहले से पता है मैक्सिमम लोगों को बचाना है, ठीक, तो ये इनको बचा के आपका भाई को मार देगा। उस टाइम आपका विल खत्म। दूसरी बात है, वही बताया, ये आप 50 लाख की कार ले रहे हो तो आपकी कार लेते टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, सेफ्टी। जो अच्छे लोग पैसा खर्च करते हैं वो चाहते हैं सेफ्टी, इसीलिए महंगी गाड़ियाँ होती है। इंडिया में सिर्फ आपका टाटा के अलावा आई डोंट थिंक कोई इंडियन कार है जो सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जो सेफ्टी प्रूफ में पास होती है, सिर्फ एक टाटा पास होती है। डिजायर तो ऐसे ही फेल हो गई हैं सब के सब। अब आपने सेफ्टी के लिए 50 लाख रुपया दिया और इसको आपने इसे फीड कर दिया कि बेटा यहाँ कोई भी आएगा उसको चढ़ा देना, मेरी जान बचनी चाहिए। आप वैसे हो तो मैं शुरू में बताया था जब आप लोग थे कि आपका अगर डर लग रहा है तो आप काट सकते हो, बचा सकते हो। कई वीडियो देखना कि कोई बच्चा दौड़ते आ रहा है, आदमी कार लेके कट के निकल गया, भले वो झाड़ियों में घुस गया, वो झाड़ियों में जाके घुस गया, उसने देखा कि भाई रास्ता निकल सकता हूँ मैं, भले वो जाके झाड़ी में भिड़ गया, लेकिन एक बच्चे की जान बच गई, ठीक। लेकिन जब इसको बोलोगे ना तो वो झाड़ी में नहीं जाएगा। भाई आप सोच के थोड़ा डालोगे झाड़ी होगा तो बचा लेना, पेड़ होगा तो बचा लेना, ऐसा तो नहीं बोलोगे आप। बस जो भी डालोगे कि भाई हमको ये बच्चा दिखे या कोई भी दिखे, बच्चा नहीं मतलब कोई भी इंसान आए, मेरी जान को बचाना है तुम्हें, मेरी जान और गाड़ी बचेगी तभी आपकी जान बचेगी, ठीक। तो आप क्या बोलोगे कि तुम्हें बचना है। अब ये क्या करेगा, जब इसके सामने कोई आएगा तो ये सोचेगा नहीं, चढ़ा के निकल जाएगा। तो समस्या यही आ जा रही है आज के डेट में। जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, जितनी भी ऑटोमेशन में आ रही हैं, जिसमें आर्टिफिशियल आ रहा है, उसमें एथिकल डायलेमा यही आ रहा है। 3D में ये चीज़ नहीं थी। 3D अपने आप से कुछ प्रिंट नहीं कर सकता है। हाँ, 3D को AI के साथ जोड़ दोगे, AI के साथ जोड़ दोगे तो हो सकता है कुछ नई नई चीज़ें कहते हैं। ऑटोमेशन जहाँ आ गया, ऑटोमेशन या फिर आपका जहाँ पर मतलब खुद से कुछ होने वाला है, वहाँ पर समस्या आएगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। जीन एडिटिंग, ये जानते हैं आप लोग, ठीक। इसके देखिए फायदे अगर कहीं पूछा हुआ तो अपॉर्चुनिटी है, चैलेंज, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। AI हो गया, ये हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ये 3-4 चीज़ें मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर होगा तो अलग से अगली क्लास में 1 या 2 क्लास और लूँगा मैं और निपटाऊंगा। कल शायद ऐसे की क्लास है तो वो देख लिया जाएगा, उसके बाद से आप लोग का जो किया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके लाभ देख लो। लाभ लिखना हो तो क्या है, टारगेटेड मेडिसिन जो होता है, आप नए मेडिसिन बना सकते हो। बायोफ्यूल एथेनॉल मेथेनॉल बनता है। हम ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाए जिससे ज़्यादा हमें एथेनॉल मेथेनॉल प्रोड्यूस हो, हम वो बना सकते हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद से ड्रॉट प्रोन जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप होता है वो बना सकते हैं हम। न्यू इंडस्ट्री, न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं हम। जीन से जितनी चीज़ें हो सकती है सारी चीज़ कर सकते हैं। जीन से इवन जीन थेरेपी के थ्रू बीमारियाँ भी ठीक कर सकते हैं, जेनेटिक बीमारियाँ जो होती हैं। बट समस्या क्या हो गई, अब आता है चैलेंज। हाँ वही सेम वही चीज़ है कि नई नई चीज़ें जो हो रही हैं जेनेटिक में, आपका डाल सकते हो आप कॉटन, बीटी कॉटन डाल सकते हो एग्जांपल में, और भी चीज़ें होंगी वो डाल सकते हो। बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी मस्टर्ड हो गया, बट उसको भी अप्रूवल नहीं मिला है। ब्रिंजल और मस्टर्ड को नहीं मिला, सिर्फ कॉटन को मिला है। भारत में सिर्फ एक ही मात्र है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो है बीटी कॉटन, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक। पहली चीज़ है सेफ्टी। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नया जीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हमें नहीं पता है कि नया जीन कितना लॉस करेगा, समझ रहे हो, कौन सी बीमारी ला सकता है, क्या नुकसान कर सकता है, वो किससे आता है, सेफ्टी के इशू में। इसीलिए हम मस्टर्ड को क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि मस्टर्ड को ह्यूमन कंजम्पशन में यूज होगा, हमारी लाइफ को क्या अफेक्ट करेगा अभी श्योरिटी, जहाँ छुआ है सब कुछ हुआ है, लेकिन साइंस में वही ना, साइंस कितना गहरा है आपको नहीं पता है, क्या इफेक्ट करेगा बाद में पता चलेगा। एमपी में पहले से ऐसा सरसों है जो जीएम सरसों से ज्यादा प्रोडक्टिविटी है उसका। अच्छी बात है, सिर्फ यही बात नहीं, एक और इसके साथ दिक्कत है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाओगे, कल को ऐसा ना हो कि उसकी वजह से बाकी क्रॉप जो आपकी इंडिजिनियस क्रॉप है वो खत्म हो जाए, ठीक। हाँ, आप देखिए आज की डेट में फूड डाइवर्सिफिकेशन के पीछे गवर्नमेंट क्यों भाग रही है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल फूड है उसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, उसमें लॉस ही लॉस है। जो हमारा अभी प्रोडक्शन हो रहा है वो सबके सब मैक्सिमम आपके क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन बेस बढ़ रहा है लेकिन न्यूट्रिशन बेस कम हो गया है, ठीक। कंजम्पशन मतलब कि लोगों का पेट तो भर जा रहा है लेकिन न्यूट्रिशन कम हो गया, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही तरीके क्रॉप उग रही हैं, या तो गेहूं या तो चावल, कैश क्रॉप टाइप में उग रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन हमारी फूड की कम हो गई है। आज हम न्यूट्रिशन के लिए अलग से चीज़ें ले रहे हैं, इसीलिए फोर्टिफाइड फूड बनाया जाता है। फोर्टिफाइड फूड मतलब ये समझते हैं आप लोग, फोर्टिफाइड फूड जैसे चावल हो गया,
चावल को फोर्टिफाइड बनाने का है कि उसमें अलग से हाँ, अलग से उसमें हम न्यूट्रिशंस डालें, जैसे आयोडीन हो गया या फिर कुछ ऐसा एनीमिया से विटामिन ए डाल दिया एनीमिया से लड़ने के लिए, उसको फोर्टिफाइड मतलब पहले से उसको मजबूत बना के वो फूड दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जैसे एनीमिया से जो लड़ता है वो उसको, जैसे महिलाओं में एनीमिया होता है वो बच सकती हैं, बच्चों में हो सकता है कुपोषण वो बच सकता है, आयोडीन की कमी वो पूरी हो सकती है। तो फोर्टिफाइड फूड बनाया जाता है, वो जेनेटिकली नहीं होता बट फोर्टिफिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि पहले डाइवर्स माध्यम थे उस न्यूट्रिशन को पाने के, अब माध्यम ही कम हो गए हैं। ठीक। तीसरा क्या है, एथिकल कंसर्न सबसे बड़ा है। एथिकल कंसर्न कैसे बड़ा है बताइए? नहीं, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा है। एथिक्स की प्रॉब्लम इंसानों की है मैम, जानवरों को क्या एथिक्स से मतलब है? एथिक्स की प्रॉब्लम जो बात होती है, देखिए एथिक्स और मोरालिटी में अंतर समझते हैं ना आप लोग? जी। क्या? सिंपली इसका एथिकल और मोरालिटी थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है, हिंदी में सुनते हैं। मोरालिटी मतलब आपकी मौलिकता हो गई, ठीक, वो आपका व्यक्तिगत है, आप कितने मौलिक हो आपका व्यक्तिगत, आप किसी पर दया कर रहे हो, किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, ईर्ष्या रख रहे हो, ये आपका मौलिक है। ये आप पर्सनल स्पेस में क्या कर रहे हो, अपने जीवन में अपने दिमाग में क्या कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। आप किसी से गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपकी मौलिकता है। लेकिन एथिक्स क्या होता है कि समाज क्या एक्सपेक्ट करता है, जिस सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करता है, जिस पद पे आप हो। लेट सपोज मैं यहाँ टीचर हूँ, तो मेरा क्या धर्म है, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे कैसे करना है, वो एक नैतिक है। वो एक सोशल एक्सपेक्टेशन जो होती है, एक ऑफिसर, आप ब्यूरोक्रेट हो, अब एक ब्यूरोक्रेट कल को शराब पी के आ जाए ऑफिस में तो उसको निकाला जाएगा, जबकि वो भले कितना इफिशियंट हो सकता है वो शराब पी के अच्छा काम करता हो सकता है अच्छा काम करता हो, पीने के बाद उसका मूड एकदम फ्रेश, हाँ बोलो क्या काम करना, न्याय तो मैं आज ही कर दूंगा। बट क्या है, ये जो सामाजिक एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, वो ऐसा पोस्ट है जहां पे हमने माना है कि शराब पी के आदमी काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो वो एक एथिक्स का पार्ट हो गया। आप एक ऑफिस में जाते हो, आपको कैसे बिहेव करना है, इट्स एथिकल थिंग। पर्सनल लाइफ में हम सब मस्त होते हैं, अपने दोस्तों के साथ हम रेते गरिया की बात करते हैं, हम सब लोग करते हैं, कोई छुपी बात नहीं है। कोई कितना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तब क्या कर रहा है वे, तू क्या कर लिया भाई, तू क्या करेगा, मैं पेमेंट करूंगा, तू करेगा, तू नहीं करेगा मैं करूंगा, चीजें होती रहती है, गाली देना चीजें होती हैं, कॉमन चीजें अपने अपनी फ्रेंड सर्कल में होती है। बट वही बंदा जब बाहर आएगा, जहां पे उसको अपने पद पर बैठ के उसका काम करना है, तो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होगा कि नहीं भाई ये फलाना डीएम है, एसडीएम है, इसको इस तरीके से बिहेव करना है। ठीक, नेता है, नेता कितने 90% नेता तो आपको अपने उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत ही गंदा होता है, लेकिन बाहर आते हैं हमारे प्रियजनों तो नैतिक चीज आ गया। तो हमेशा याद रखिए नैतिक। अब होगा क्या, इससे होने से नैतिक एथिकल प्रॉब्लम आएगा। आप अभी डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट सुन रहे होगे। डिजाइनर बेबी मतलब हो गया, मान लीजिए कि किसी कोई माँ बाप हैं, वो चाहते हैं एक नए तरीके का बच्चा पैदा करना जिसके अंदर वो गुण ना हो जो उनके अंदर है, या फिर कम हो। आपको ब्लू आइज वाला बच्चा चाहिए, आपको उसके पास ग्रे हेयर चाहिए, उसके हाइट 6 फीट चाहिए, गोरा चाहिए, या उस तरीके की लड़की चाहिए, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत हो। तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग पार्ट से डीएनए ले रहे हो अलग अलग लोगों का, बाद में क्या कर रहे हो कि अपने ऐड करके एक के साथ फर्टिलाइजेशन करा के एक नया बच्चा पैदा कर रहे हो। बच्चा पैदा करने का प्रोसेस वही होगा कि माँ के गर्भ से पैदा होगा, या फिर वो किसी सरोगेसी कर लो, किसी और के गर्भ से पैदा होगा। पैदा तो नेचुरली होगा, लेकिन जो उसका पहले का जीन है वो पूरा मॉडिफाई हो सकता है। एक अभी टेक्निक आई है जो अभी यूके में और कई जगह चालू हुई है, थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट बेबी जानते हो आप लोग? जैसे कोई बच्चा पैदा करने के लिए 2 पेरेंट होते हैं, माँ बाप हो गए। नहीं, सरोगेसी तो वो तो अलग चीज, 3 पेरेंट बेबी नहीं है। 3 पेरेंट बेबी जो है डिफरेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ। सरोगेसी में क्या हो रहा है कि माँ बाप दोनों सेम है, बस वो किसी महिला ने अपना वूम्ब जो दिया वो किराए पे दिया। ठीक, नहीं माँ तो ही, आपकी बात सही है, लेकिन खास बात बता रहा हूं, फिर भी वो सिर्फ 2 पेरेंट का माना जाता है, क्योंकि एग्स जो होते हैं 2 ही के होते हैं, एक माँ का एक, बाप का एक, दोनों को मिला के फिर उसके बाद से उसके गर्भ में डाल दिया जाता है, फिर बच्चा उसमें बड़ा होता है, फिर वहां से निकल जाता है। ठीक, तो वो हो गया सिर्फ 2 पेरेंट की वजह से हुआ। तीसरे पेरेंट में तीसरी माँ का भी क्वालिटी होगा। हम बता रहे हैं कैसे। डीएनए 2 तरीके का होता है, एक न्यूक्लियस में होता है सेल के, और एक कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माँ का होता है। ठीक, उसका रीजन क्या है ना बताऊंगा, अभी आगे बता रहा हूं। तो मान लीजिए माँ का डीएनए है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस में डीएनए है, ये सेल है माँ का, न्यूक्लियस में हो गया, यहाँ पे हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसको बोलते हैं ऊर्जा घर। ठीक, पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, मसल्स की वीकनेस हो गई। ठीक है, इवन आपका जो ये होता है इंसुलिन का मैटर होता है, या आपका डायबिटीज का मैटर होता है, ये जेनेटिक भी होता है। इवन कैंसर जो है, कैंसर नहीं बट कैंसर के जो कॉज होते हैं वो जेनेटिक हो सकते हैं।
जैसे मुझे मान लीजिए माउथ कैंसर हो जाए तो ऐसा नहीं कि मेरे बेटे को होगा, लेकिन उसके पीछे जो कॉज है वो डीएनए में है, तो हो सकता है कि अगले को भी हो जाए, तो वो प्रोपेगेट करते हैं। तो कैंसर प्रोपेगेट नहीं करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, बट कैंसर का कॉज जो होता है वो डीएनए के माध्यम से प्रोपेगेट हो सकता है। ठीक, अब क्या हुआ कि इस माँ के पास ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको सिकल सेल एनीमिया है या फिर इसके पेरेंट को थी, वो तीसरी पीढ़ी में आ सकती है। तो हम क्या करेंगे कि ये माँ का एक एग लेंगे, फिर एक फादर का एग हो गया, ठीक, और फिर एक तीसरी और किसी महिला का एग लेंगे जिसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, ठीक, किसी और महिला का एग लेंगे जिसका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से जो इसका सेल है, ये जो एग है, मतलब एग में से जो इसका सेंटर है, ठीक, न्यूक्लियस, उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक, उसको हटा देंगे, इसको मार देंगे, हाँ, और फिर क्या करेंगे, इस माँ का जो ये न्यूक्लियस है उसको यहाँ डाल देंगे, ठीक, और फिर इन दोनों को मिला देंगे, इससे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया होगा। समझ रहे हो, ये 3 पेरेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को मैनेज करने के लिए होता है। तो ये 3 पेरेंट टेक्निक है। इसमें समस्या क्या आ रही है, पहली बात आप एक को मार रहे हो, एक जीवन बचाने के लिए दूसरा जीवन मार रहे हो। दूसरी बात है इसमें 2 लोगों की क्वालिटी आएगा। तीसरी बात है इसको अफोर्ड कौन कर सकता है, गरीब आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ रिच लोग करेंगे। चौथी बात क्या आ रही है कि सोसाइटी में डिफरेंस आ जाएगा। पता चला एक तरफ सिर्फ गोरे, हैंडसम, अच्छे लोग, स्वस्थ लोग, हेल्दी लोग, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। चौथी बात है नेचर जो क्या करता है, नेचर का अपना नेचुरल सिलेक्शन है, अपना नेचुरल सिलेक्शन है नेचर का ना, कि वो कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, तो वो चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी पूरी पूरी। भाई जो नेचुरल सिलेक्शन वो खत्म कर दोगे, आपने अपने लिए लाया है चीज़ें, तो वो खत्म हो गया आपका। क्या ये ड्रॉट रेजिस्टेंस जो क्रॉप होते हैं वो बना सकते हो, ठीक, जेनेटिकली मॉडिफाइड। आगे बढ़ा, ये आपका एक इसका कंक्लूजन है कि सिंस द इसका 3 पेज का नोट्स मैंने हिंदी बनाया है, ठीक, आपको चाहिए ये जो पूरी कहानी है सिर्फ 3 पेज की है, चाहिए तो लिखवा दें, लिख लोगे? 3 पेज कैसे हो जाएगा तुम लोगों का? देखो, तो पहली बात है कि ये तो याद रखना, द लिस्ट इज एंडलेस, मतलब लिस्ट आपकी बहुत सारी हो सकती है, जो भी आप नया सोच रहे हो वो हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि इसमें सिंस द एजेस आप ऐसे लिखने में, मतलब एक ऐसे कंक्लूजन था कि सिंस द एजेस, मतलब जब से इंसान चालू हुआ होमोसेपियंस, पहले व्हील आया, फिर आपका फायर आया, बहुत सी चीज़ें हुई, तो ये भी तो एक डिसरप्शन था। पहले आदमी पैदल सामान ढोता था, ठीक, बाद में क्या हुआ, व्हील आ गया, तो हमने बुलेट कार्ट वगैरह का इस्तेमाल करना चालू हुआ। तो इट्स ए न्यू काइंड ऑफ डिसरप्शन जिसने ह्यूमन को होमोसेपियंस से आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है उसको बनाया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जब नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव लिख देना। भाई सोशल मीडिया इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से लॉस है। आपका जो क्या है, कंप्यूटर इंटरनेट है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो खतरा हो सकता है, ठीक, ये सारी चीज़ें आप और भी नेगेटिव लिख सकते हो। जेनेटिक में प्रॉब्लम देख सकते हो आप, ठीक, जॉब लॉस देख सकते हो, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, ठीक, ये सब जोड़ सकते हो, ये हो जाएगा उसका। आपका वो लिखवा दें, हम हिंदी लिखवा दें कि आप छाप लोगे? पीडीएफ यार हमें लोग मना कर रहे हैं पीडीएफ डालने का, सारा मेहनत चला जाता है। लेकिन ठीक है, तुम लोग हो, तुम लोग मेंस लिख रहे हो, तुम लोग के लिए कुछ नहीं है, तुम लोग रखो इसको, ठीक, फोटो खींच लेना इसका। सेम ये चीज़ें हैं उसी का हिंदी फॉर्म में, सेम जो चीज़ है उसी का हिंदी फॉर्मेट है, ठीक। प्रिंट ही चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, प्रिंट ही दे रहे हैं, ठीक है। चलो तब ठीक है, बाय। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। गुड मॉर्निंग वकील अहमद वाइज, ठीक है सर, इवनिंग होने वाला है, ठीक, बाय, थैंक यू।